अच्छा इधर देखो, हम लोग स्टार्ट करें अब आगे। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो स्टार्ट करें हम। सब लोग आ गए भाई। इधर देखो, हमारा ब्रेक से पहले जो है गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन चल रहा था। यार प्लीज मेरे को बोलो, प्लीज इधर देखो, प्लीज देखो। अभी तुम टाइम पास कर रहे हो, इधर देखो आप, क्रिशा और उसके बाजू वाली सुनो, श्रेया श्रेया जो भी है, अपनी क्या बात चल रही थी, गुड्स और सर्विस, प्लीज इधर ध्यान दो प्लीज। देखो अभी तुम टाइम पास करो, फिर एंड में जाकर बोलोगे टाइम वेस्ट हो गया मेरा, ऐसा है वैसा है। सुनो तो, अच्छा ठीक है, मेरे को बोलना सबसे पहला कहाँ चेक करोगे। कोई एसी तो ऑन करो यार, एक भी चालू नहीं है। पीछे वाला कर दो, पीछे वाला। अच्छा मेरे को बोलना सबसे पहला, इधर देखो फटाफट यार, सुनो फटाफट, अपना लेक्चर कितने बजे तक है? 5:30। अच्छा ठीक है, इधर देखो, इसके बाद वैसे भी तुम्हारा लेक्चर नहीं है ना, तो 5-10 मिनट आगे पीछे चल सकता है ना। अच्छा इधर देखो, सुनो सुनो, अब हम बात करते हैं आगे। मेरे को बोलना हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, स्कोप ऑफ सप्लाई या सप्लाई, जो भी बोलना चाहो। सबसे पहला किधर चेक करोगे? शेड्यूल ट्री, नोटिफिकेशन, सर्कुलर में चेक करेंगे। जो भी शेड्यूल ट्री में लिखा है वो सब सप्लाई नहीं है, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है वो सप्लाई नहीं है, जो भी सर्कुलर में लिखा है वो भी सप्लाई नहीं है। शेड्यूल ट्री में कितनी एक्टिविटीज लिखी है? 6, और नोटिफिकेशन में 2, सर्कुलर में टोटल कितना हो गया? 10। ये 10 एक्टिविटीज सप्लाई है या नहीं है? नहीं है। अच्छा ये 10 में नहीं मिला तो अदरवाइज कितने पार्ट हैं? 3, लेकिन हम 2 चेक कर रहे हैं। पहला बोलो, फॉर अ कंसिडरेशन, सेक्शन नंबर बोलो 7(1)(a), कितनी कंडीशंस हैं? 4। कंडीशन नंबर 1, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज रेंटल, लाइसेंस डिस्पोजल, है ना। सेल ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज रेंटल, लाइसेंस डिस्पोजल। अच्छा सेल ट्रांसफर, इन सब के मीनिंग याद है आपको? सेल ट्रांसफर, ट्रांसफर में मैंने वो कंप्यूटर इक्विजिशन वाला एग्जांपल दिया था। बार्टर एक्सचेंज में डिफरेंस याद है? बोलो फटाफट। सेल ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज रेंटल तो ठीक है, लाइसेंस डिस्पोजल, लाइसेंस में एक एक्सेप्शन बोलो, अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस। डिस्पोजल मतलब असेट, अगर असेट खरीदा तो आईटीसी मिलेगा भाई, मिलेगा। और अगर असेट बेच दिया तो क्या जीएसटी भरना पड़ेगा? डिस्पोजल इज ऑल्सो सप्लाई। बस ये बात हुई थी। दूसरा कंडीशन हमारा चल रहा था गुड्स और सर्विस और बोथ। बोलो गुड्स का नॉर्मल मीनिंग बोलो, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। और सर्विस मीन्स बोलो एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये याद है आपको? अच्छा मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल बोलो, कुछ भी बोल दो, प्रोजेक्टर, एसी, ये सब, कैमरा। अच्छा एनीथिंग का कुछ एग्जांपल दो। जमीन, क्या जमीन सर्विस होती है? हाँ, बाकी तो कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। एक्शनेबल क्लेम गुड्स हैं या सर्विस हैं? क्या सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स हैं? हाँ, है ना, सारे के सारे हैं। बट सप्लाई कौन सा होता है? BCGHLO, स्पेसिफाइड। अदरवाइज जो है वो अदर गुड्स तो है लेकिन वो सप्लाई नहीं है। मैं बताऊं एग्जांपल, यार तुमको समझ में आता है वो? ठीक है, फिर ग्रोइंग क्रॉस वाला भी आई होप क्लियर है। अगर मान लो इधर देखो, पहला क्वेश्चन, मैं किसी को जमीन विथ ट्रीज दे रहा हूं तो बोलो वो इधर नहीं आएगा, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आएगा। अग्री करते हो? शेड्यूल ट्री में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रीज कट करके अलग से दे रहा हूं और जमीन अलग दे रहा हूं तो फिर मैं गुड्स बेच रहा हूं, ट्रीज, जमीन नहीं बोल रहा मैं। बोलना ये सब याद है? बस हमारा यहां तक हो गया था शायद, और तो कुछ नहीं हुआ शायद, है ना। मूवेबल हो गया था, एनीथिंग हो गया, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप। कोई डाउट है किसी को इन सब में? ठीक है, अब आगे बात करें हम। हाँ बोलो फटाफट। देखो गुड्स वर्सेस सर्विस, कोई डाउट है किसी पॉइंट को लेकर? मूवेबल, एनीथिंग, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, आगे बात करें हम। अच्छा मेरे को बोलो, मनी गुड्स है या सर्विस है या कुछ भी नहीं है? मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेस, मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेस, मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेस। इधर देखो, मान लो आप लोग है ना, आज जब आ रहे थे घर से यहां पर, तो मान लो श्रमण जो है, मान लो रिक्शा में आया, और रिक्शा में आया, सुन तो लो यार क्या हो गया। हाँ शर्मन, भाई शर्मन इधर देखो। हाँ प्लीज
इधर सुनो ना भाई, वो कुछ मैंने उसको पूछा था सरनेम का लॉजिक क्या, वो बोल रहा था कुछ भगवान के रिलेटेड है, तो अपन मजाक ना उड़ाए तो अच्छा है। सुनो इधर वैसे भी अपन सीए की एग्जाम दे रहे पाँच 5-10% रिजल्ट आ रहा है। सुनो अपने को 7.5 ही कुछ चाहिए नहीं भाई, ठीक है। सुनो हम आगे बात करते हैं। सुनो तो हमारी बात चल रही है, सुनो फटाफट इधर देखो। क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे वो भी भुला दिया। हाँ श्रवण रिक्शा में आया। अच्छा रिक्शा में आया और मान लो इस रिक्शा वाले को जो है, रिक्शा वाले ने बोला 23 रुपीज हुआ। ये बंदा बोल रहा है मेरे पास 500 का नोट है। वो रिक्शा वाला कह रहा है भाई 23 रुपए के लिए 500 का छुट्टा थोड़ी देगा मैं। ये नीचे किसी दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले को है ना इसने 500 रुपए की नोट दे दी। बोलो ये कितना रुपया दे रहा है, 500 का नोट दे रहा है, 500 का नोट। और दुकान वाले ने बोला भाई मेरे पास 5 रुपए, मेरे पास मान लो 10 रुपए की नोट है, ऐसे उसको 50 नोट्स दे दी। तुमको समझा हुआ क्या? 10 रुपए का उसने बोला ये बंडल अभी मैं बैंक से निकाल कर आया हूँ, रेडी है, चाहिए क्या? वो बोला यहाँ दे दो सर जो भी है। 10 रुपए की 50 नोट दे दी, 500 गया 500 आया। इस पर जीएसटी आएगा क्या? क्यों? अच्छा एक सेकेंड मेरे को एक बात बोलो ना, मैंने नया टीवी बेच दिया और पुराना वाला मेरे को, मतलब पुराना टीवी देकर मेरे को नया टीवी मिल गया, बोलो बार्टर है? बार्टर इधर बार्टर किस चीज का हो रहा है? गुड्स का। इधर यहाँ बार्टर किसका हो रहा है? गुड्स का। अगर यहाँ बार्टर गुड्स का हो रहा है तो मेरे को बोलो यहाँ बार्टर किस चीज का हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो बोलो बार्टर ऑफ मनी। बोलो मनी गया मनी आया, इधर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। रीजन क्या बोलोगे? इट इज बार्टर ऑफ मनी एंड मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। आपको मैं लिखकर बताऊं, देखो नहीं सुन लो फिर भी। बार्टर ऑफ टीवी, बार्टर ऑफ मनी, हमारी कितनी कंडीशन हो गई है? 2। देखो जो मैं बोल रहा हूं ना वो तुमको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, तुमको लगेगा 7-1 के ऊपर अपन ने पूरा 3-4 घंटा लगा दिया, बट ये ना सब बेसिक बातें हैं, हम एक वर्ड ऊपर जा रहे हैं। कुछ समझा तुमको? वो तुमको अभी रियलाइज नहीं होगा, जैसे हमारा जीएसटी खत्म होने आएगा ना तब तुम रियलाइज करोगे कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन करा था, ठीक है ना। वो इनिशियली तुमको लगेगा यार कंटाल आ रही है, सब क्या इतना छोटे छोटे वर्ड पर अपन इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट आगे जाकर जब तुम पास पेपर सॉल्व करोगे ना, मेरा क्वेश्चन पर कभी ध्यान नहीं रहता है। तुम ये मे वालों को पूछना, मैंने हार्डली बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कराए उनको भी, मैं होमवर्क ही बोलता था एक घर से करके आना, ठीक है। ज्यादातर तो उनको होमवर्क ही बोले मैंने, क्योंकि यहाँ पूरा थियरी क्वेश्चन आता है, बट हम जो थियरी डिस्कस कर रहे हैं ना उसमें तुम्हारा हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा। जब हम लोग पास पेपर सॉल्व करते हैं लास्ट लेक्चर में, तुम पूछना, मैंने उधर भी मैं तो टाइम पास कर रहा था खड़े रहते, उन लोग बच्चे लोग सब सॉल्व कर रहे हैं। वो फर्स्ट सेकंड बेंच वालों से मैं बातें कर रहा था, कहाँ रहता है फलाना ठिकाना है सर। हाँ और क्या, तुमको समझ में आ रहा है? मेरा ध्यान है ना हमेशा थियरी पर रहेगा, और थियरी अपन इतना डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तुम देखो एक एक वर्ड के पीछे पड़ा हूं मैं, मनी के पीछे पड़ गए अपन इधर, पैसा छुट्टा लेगा देगा, वो मनी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो सुनना प्लीज ध्यान से, बोलो टीवी गुड्स है सर्विस है? पक्का? बार्टर मतलब 2 कंडीशन हुई है, इट्स अ फॉर्म ऑफ सप्लाई, अग्री करते हो? 2 कंडीशन, बोलो 7-1 की कंडीशन फुलफिल हो गई, सप्लाई है जीएसटी। 4 कंडीशन है, 2 ही हुए तो 2 चेक कर रहा हूं। इधर चेक करो, बोलो क्या मनी बार्टर इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई? हाँ फॉर्म ऑफ सप्लाई तो है, लेकिन बोलो मनी इज, और इस वजह से जीएसटी नहीं आएगा। कुछ समझ में आया तुमको? अरे आगे इतने सारे एग्जाम्पल तो लिखे थे मैंने, वो सेल ऑफ बस, ये देखो ये जो 2 लिखा ना वो इसका ही कंटिन्यूएशन है। बोलो सेल ऑफ बस फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेल ऑफ लैंड। फिर ऑनलाइन में सबको आवाज आ रही है कि तुम लोग बोलो जरा, बोलो नहीं, देखो जरा इसको। सेल ऑफ लॉटरी, बोलो फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल, गुड्स है लेकिन सप्लाई नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? वैसे बोलो इधर बार्टर फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई है लेकिन बोलो मनी गुड्स और सर्विस नहीं है। कोई डाउट है आपको इस पर? ठीक है, तो अब मेरे को बस फाइनली इतना बोलना, बोलो 500 का नोट गया, इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पूछ के देखो ना, आवाज आ रहा है अच्छे से बरोबर? ऑनलाइन में कोई है? ठीक है इधर देखो, हाँ आया, आप लोग बोलना, वेरी सॉरी, बोलो कोई डाउट है इसमें? इस पर जीएसटी क्यों नहीं आएगा समझ में आया?
अच्छा, बाइटर ऑफ मनी बोलने में थोड़ा अजीब लगता है और इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा नहीं बोला है। अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे ना तो मॉड्यूल में बाइटर ऑफ मनी के लिए क्या लिखा है मालूम है? ट्रांजेक्शंस इन मनी। तो याद रखना, बाइटर ऑफ मनी वर्ड मत लिखना। आप लिखना चाहो तो कहां पर, कहीं पर क्या लिखोगे? ट्रांजेक्शन इन मनी। बोलो, ट्रांजेक्शन इन मनी पर जीएसटी आएगा या नहीं? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है? सुनो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, मान लो सेम क्वेश्चन, मान लो इस शर्मन जो था उसके पास 500 रुपए की नोट थी, इसने 500 रुपए की नोट दी और वो दुकान वाला कहता है यार मेरे पास छुट्टा नहीं है लेकिन मेरे पास 1 रुपए के कॉइन है। वो कह रहा है जो, वो कहता है सर जो है वो दे दो। 1 रुपए के 500 कॉइन लेकर आया। फर्क समझ में आ रहा है? 500 कॉइन दे दिए, बोलो इस पर भी जीएसटी क्यों? इट इज ट्रांजेक्शन इन मनी, बाइटर ऑफ मनी। In the given case, it is a transaction in money and money is neither goods nor services, hence GST is not applicable या not leviable. क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन। मान लो इसने $1000 दिया दुकान वाले ने और श्रमण मान लो यूएस जा रहा है घूमने के लिए। $1 का भाव मान लो आज 87 चल रहा है। बोलो श्रमण ने कितना पैसा दिया? 87,000 और दुकान वाला कितना दे रहा है? $1,000। देखो डॉलर का बिजनेस करते हैं। मान लो मेरा बिजनेस है, मैं था फॉरेक्स डीलर, पहचान वाला था, इसको बोला कोई कमीशन वमीशन कुछ नहीं चाहिए, 87,000। बोलो इस पर जीएसटी क्यों नहीं आएगा? पक्का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? सेम तो वर्थ है। 500 की नोट, 1 रुपए के 500 कॉइन, सेम वर्थ है। यहां करेंसी के पीछे मत पड़ो, डॉलर है रुपी है, बट बोलो सेम वर्थ है। $1000 इज इक्वल टू 87,000 रुपीज। किसी पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तीनों में रीजन क्या लिखोगे या बोलोगे? ट्रांजेक्शन मनी एंड मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, हेंस जीएसटी इज नॉट लेविएबल। कोई डाउट है इसमें? अब सुनो, ये 500 रुपए दिया ना, इससे जिधर रिक्शा रुकाई ना, वो दुकान जो वाला के पास गया ना, दुकान वाले ने बोला देख भाई हम छुट्टा तो देंगे लेकिन कमीशन लगेगा। दुकान वाले का बोलना मेरा तो बिजनेस ये छुट्टा लेना देना। ये ऐसे भी बिजनेस होते हैं, लोग छुट्टा लेने देने का काम करते हैं। ठीक है, मुंबई में तो मैंने खास देखा नहीं कहीं, बट आप देखो दिल्ली में खान मार्केट है कर, एक दिल्ली में खान मार्केट करके मार्केट है, शायद किसी ने देखा हो। वहां देखोगे लाइन में ना दुकानें खुली हुई हैं जो लोग छुट्टा लेने देने का बिजनेस करते हैं। ठीक है, एक नहीं ढेर सारी दुकानें मिलेंगी। तो बोलो इससे कमीशन लिया 50 रुपया, इससे भी कमीशन मांगा। तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इससे भी कमीशन लिया 50 रुपया, इसने कमीशन लिया 2000 रुपया। ये बंदा कमीशन क्यों ले रहा है? पहला वाला 500 का छुट्टा देने, दूसरा वाला 500 का छुट्टा लेने, तीसरा वाला डॉलर टू रुपी को कन्वर्ट करने। बोलो कमीशन पर जीएसटी आएगा या नहीं? कैसे सर्विस है? बोलो भाई अद्विका। वो सर्विस है, क्यों मालूम है? इधर देखो जरा, ये लाइन पढ़ना, दिख रही है लाइन? बोलो एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, वन करेंसी इनटू वन डिनोमिनेशन टू, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, देन इट इज सर्विस। इफ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज देन इट इज सर्विस। अग्री करते हो आप? तो आते हैं इधर वापस। बोलो ये इधर क्या था, क्या दे रहा है वो इधर, और यहां डॉलर्स। बोलो यहां पर क्या हो गया मालूम है? 500 की नोट से 50 की नोट। यहां बोलो कॉइन, यहां क्या चेंज हो गया मालूम है? फॉर्म। पेपर टू मेटल, मेटल टू पेपर। अग्री करते हो? कॉइन से नोट, पेपर फॉर्म, और ये बोलो मेटल फॉर्म, फॉर्म चेंज हो गया। यहां बोलो डिनोमिनेशन, बड़ी नोट से छोटी नोट, छोटी नोट से बड़ी नोट, है तो दोनों पेपर फॉर्म में लेकिन डिनोमिनेशन चेंज हो गया। और यहां बोलो करेंसी चेंज हो गई। तुमको फॉर्म, करेंसी, डिनोमिनेशन समझा? बोलो अगर ये कमीशन नहीं होता ना, ये कमीशन नहीं होता तो इट इज सिंपली बोलो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन। सर्विस है ही नहीं क्योंकि कंसिडरेशन इज नॉट चार्ज। लेकिन अगर ये कमीशन चार्ज कर रहा है, क्या सेपरेट कंसिडरेशन है? बोलो इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला ना, इट इज अ सर्विस। ये ग्रीन वाला इट्स अ सर्विस।
ये ग्रीन वाला इट्स अ सर्विस, और वो ब्लैक वाला ऊपर 587,000 नीदर गुड्स नॉर सर्विस। आई होप आपको समझा रहेगा ये। कोई डाउट है इसमें? वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन मेरे को बोलना है फिर से भाई। ऑनलाइन में कोई डाउट है? अक्षता, दुर्वा, साहिल, देखो इसको ध्यान से, कोई डाउट है इसमें? अच्छा एक बात बोलो, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, मतलब इन शॉर्ट यूज करोगे, यूज ऑफ मनी। आपके पास 5 लाख रुपए पड़े थे, आपने उसका यूज किया। क्या यूज किया? मेरे को लोन दे दिया, ठीक है, यूज हो गया वो। अच्छा मैंने आपको पूछा कि ये रीपेमेंट कितने टाइम में कर दूं, आप कह रहे हो सर चलेगा 3-4 महीने के बाद मेरे को रीपे कर देना। मैंने 3-4 महीने के बाद आपको रीपे कर दिया। आपको क्वेश्चन समझा? बोलो आपने मेरे को लोन दिया है, ये यूज ऑफ मनी कर रहे हो? मैं यूज ऑफ मनी वर्ड हटा के लोन लिख देता हूं, लोन। बोलो आप मेरे को लोन दे रहे हो और मैं रीपे कर रहा हूं लोन को। लोन देना मतलब यूज ऑफ मनी, ठीक है, मैं रीपे कर रहा हूं 5 लाख। बोलो इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? बोलो एक कब जीएसटी आएगा? पढ़ो जरा। फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। याद है वो लाइन दोनों के साथ है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन, वन एफसीडी टू अनदर एफसीडी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन। तुमको समझ में आ रहा है भाई? सेपरेट कंसिडरेशन मतलब कमीशन, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, ऐसा कुछ। बोलो क्या इस केस में 5 लाख पर जीएसटी आएगा? नहीं। अरे आप सोचो, नहीं तो 500 की नोट 500 की नोट जैसा हो गया, 5 गया 5 आया, है ना। लेकिन मैंने बोला इंटरेस्ट, आपके तो सर इंटरेस्ट तो लगेगा ना यार। इंटरेस्ट मान लो आप मेरे से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ले रहे हो, 20% इंटरेस्ट। बोलो क्या इंटरेस्ट वाला एक्टिविटी सर्विस है? यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। ये चारों एग्जाम्पल देखो, जो नीचे लिखा है वो किसका एग्जाम्पल है? यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। और ऊपर वाले एग्जाम्पल किसके? कन्वर्जन फ्रॉम, बोलो ना प्लीज, वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म, वन करेंसी इंटू वन डिनोमिनेशन इंटू फॉर विच। कोई डाउट है इनमें? जो कमीशन है उस पर जीएसटी आएगा। बोलो क्या इंटरेस्ट ऊपर जीएसटी आना चाहिए? फिलहाल के लिए एग्जामिशन देके रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्या ऊपर वाला कमीशन को एग्जामिशन है? नहीं, उसको एग्जामिशन नहीं है। लेकिन किसको एग्जामिशन है? लोन का इंटरेस्ट, वो सर्विस है भाई। इंडिया में ऑलरेडी इंटरेस्ट की रेट बहुत ज्यादा है। आप लोन लेने जा रहे हो, लोन इंटरेस्ट अगर मान लो है 15%, 10 लिखता हूं मैं, 10%। इस पर अगर जीएसटी लगा दिया ना 18%, बोलो इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाएगी? 11.8। ये 10 का 18% ना 11.8 होगा शायद, जहां तक देख लेना तुम कैलकुलेट करके। मतलब इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा। एक साइड तुम कह रहे हो ईज ऑफ बिजनेस, बिजनेस करो, ऐसा करो वैसा करो, जीडीपी बढ़ानी है, और एक साइड तुम इंटरेस्ट को महंगा कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? आई होप तुमको ये समझा रहेगा। बोलो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ते जाएगा, तो इन्होंने बोला नहीं चाहिए जीएसटी, एग्जेम्प्ट फॉर द टाइम बिंग इट इज एग्जेम्प्ट। और वो एग्जाम कब से पता नहीं, वो सर्विस टैक्स में भी एग्जामिशन ही था। इंडिया में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। देखो यूएस मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट कम होती है 6 to 8%। यही तो रीजन होता है कि फॉरेनर, तुम्हारा स्कोप ऑफ इनकम हुआ है? नहीं हुआ है स्कोप ऑफ इनकम? उसमें सेक्शन 9 हुआ तुम्हारा, एनआर इंटरेस्ट वाला कुछ, ठीक है जाने दो। तुमको इसमें कोई डाउट है? छोड़ो ना, इसमें कोई डाउट है भाई? तुमको ये पूरा क्लियर है? ठीक है। हमारा देखो डेफिनेशन में अब क्या बाकी है, मुझे लगता है सिक्योरिटी बाकी है। जो मैंने ब्लू से टिक मार्क करा वो हो गया है। एक बारी बोलना जरा, बोलो मूवेबल हो गया, एनीथिंग हो गया, एनीथिंग का एग्जाम्पल बोलो, एक्शनेबल क्लेम हो गया, एग्जाम्पल बोलो। 2 एग्जाम्पल दिए थे मैंने, बिल रिसीवेबल एंड लॉटरी। बट लॉटरी सप्लाई है, बिल रिसीवेबल सप्लाई नहीं है, याद है? लेकिन गुड्स तो दोनों है। इसका एग्जाम्पल याद है? जमीन विथ ट्रीज, जमीन विदाउट ट्रीज। अगर जमीन में से ट्रीज कट कर देगा तो वो गुड्स हो जाएगा, याद है ये सब? फिर यूज ऑफ मनी का एग्जाम्पल बोलो, लोन और इंटरेस्ट। ये बट इंटरेस्ट सर्विस है, बट एग्जामिशन है। ये क्या लोन के इंटरेस्ट ऊपर जीएसटी आता है?
नहीं, खाली एक को छोड़ के, एक पर जीएसटी आता है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, बाकी सारे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। जितनी भी लोन है, होम लोन बोलो, कार लोन बोलो, कोई भी लोन है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं होता, खाली एक छोड़ के। कौन सा? क्रेडिट। अच्छा, ये जो मैंने बोला ना, ये हमारा शायद सबसे एंडिंग में पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन बहुत एंड में पढ़ेंगे, बट अगर इंटरलिंक में कोई बात आएगी तो मैं बोल दूंगा, वही चैप्टर में ना भी हो, क्योंकि आपको अभी मैं बोलूं इंटरेस्ट पर जीएसटी आएगा, फिर एंड में बोलूं इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, तुम बोलोगे पहले तो बोला था टैक्सेबल था। कुछ समझ में आया? इसलिए अगर रिलेटेड होगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, भले तुम कंफ्यूज हो तो हो जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि वो गलत अप्रोच हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है ना। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर इसका भी एग्जांपल बोला मैंने, वन एफसीडी टू अनदर एफसीडी, याद है आपको? एफसीडी फॉर्म और मनी का भी एग्जांपल दिया मैंने, भाई वही छोटा लेना देना ये वो, लेकिन अगर कमीशन है तो सर्विस बन जाएगा, कमीशन सर्विस बनेगा, मनी नहीं। अच्छा, जितना राइट किया ना, 2 मिनट जरा देखो शांति से, मेरे को कोई गाय नहीं है, भले अपना आज खाली इतना ही हो, ठीक है, लेकिन आप 2 मिनट देखो, हर किसी का एग्जाम्पल याद है तुमको? ऑनलाइन में भाई कोई डाउट है? किया, साहिल, अक्षता, आंचल, प्रांजलि, दुर्वा, हो गया याद करके? कि तुम लोग इधर पढ़ते रहते हो ना, ऐसे ना ऐसा बैठे हो कहीं खोए हो आज, बस ये 5 बजे छोड़ेगा, वो लोग 5:15 को छूटेंगे ऐसा सब नहीं सोचते हो ना भाई, पढ़ लेना बहुत अच्छे से। देखो, मैं एक बात समझ के चलो, मैं 2 मिनट टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चलेगा? इधर देखो, मेरा एक दोस्त है, मैंने शायद बोला होगा, मुझे याद नहीं, वो हमारे साथ सीए कर रहा था, उसका सीए इंटर हो गया कुछ सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, मुझे याद नहीं, ठीक है, उसका सीए, मैंने बोला है पहले, इस बंदे का सीए इंटर हो गया, इसका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गया, ठीक है, कहीं आर्टिकलशिप करा था, अंधेरी का कोई मिड साइज फर्म था, और इसने सीए फाइनल के क्लासेस ज्वाइन कर दिए। अब बोलो पढ़ाई कर रहा है, फाइनल की एग्जाम दी कुछ 5-6 बारी, हुआ नहीं, छोड़ दिया, नहीं करना है ना, 2 बार 4 बार 5 बार, अब नहीं हो रहा तो तेल लेने गया, और क्या, छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। अब है ना, इसको आता है सब कुछ, अब ये कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई मिड साइज फर्म जहां आर्टिकलशिप थी, शायद वहीं कहीं जॉब कर रहा था, हमारा दोस्त, मेरा दोस्त सही है, अंडरस्टूड इसकी कहानी क्या है। अब है ना, एक दिन है ना, इसके फादर जो है, इसके पापा, वो जो मेरा दोस्त है उसके फादर, उनका एक फ्रेंड है, वो उनको मिलने आया था, एंड उनका फ्रेंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहानी समझ में आ रही है? ये मेरा दोस्त के पाप, ये मेरे दोस्त हैं, ये जो मेरा दोस्त है उसके फादर है, दोस्त के फादर, और वो उनका फ्रेंड है जो सी है। तो सी आया, वो कह रहा है कि मैं यार अभी हमेशा के लिए यूएस जा रहा हूँ, बस 3-4 महीने के अंदर सब वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ का, बस मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, देखता हूँ उसका क्या करना है, और मैं अपना बिजनेस जो है मतलब सबको छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा बेटा ऑलरेडी यूएस में है, मेरी बेटी भी यूएस जग गई है अभी 6 महीने पहले, बेटा तो उधर सेटल्ड हो गया है, बेटी पढ़ने गई है, ऐसे वैसे इन लोगों का डिस्कशन चल रहा था। एंड वो बंदा कहता है कि मेरा सीए फॉर्म में देखता हूँ उसका क्या करना है, मेरे को जाना है इंडिया छोड़ के, ऐसे इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है ये सब। और उसके बाद है ना, एट द सेम टाइम ये बंदा पहुंचा, मेरे दोस्त घर पे ऑफिस में से ये पहुंचा, और उन लोगों का डिस्कशन, बोला क्या कर रहा है बेटा, ऐसा वैसा, तेरा क्या हुआ, सीए हुआ कि नहीं, बोल रहे नहीं हुआ, ऐसे वैसे। फिर इन लोग बैठे तो होता ना, ऐसे क्वेश्चन पूछना चालू करा कि आप क्या करते हो ऑफिस में, इनकम टैक्स, जीएसटी ऐसा है वैसा है, ये सब डिस्कशन चला। एंड ये सब बातें चलते चलते उसको पता चला कि यार बंदे को नॉलेज अच्छा खासा है, बस एक चीज अटक रही है, सर्टिफाई नहीं कर सकता, कुछ समझा, क्वालिफाइड नहीं है, सर्टिफाई नहीं कर सकता। ये हुआ, इसने इसको बोला कि तू कल ऑफिस में आकर मेरे को मिलना, तेरे से कुछ बात करनी है। ये मेरा दोस्त गया उसको मिलने, समझा किसको मिलने, इसने बोला मेरा प्रैक्टिस है, इतने क्लाइंट्स हैं मेरे पास, और मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे रिटेनरशिप फीस दे। अंडरस्टूड? रिटेनरशिप फीस मतलब मेरा ऑफिस तुम चलाओगे, लेकिन जितना भी ग्रॉस रिसीट होगा उसका 10-20% मेरे को दे देना, बाकी तुम्हारा खर्चा वर्चा सिर्फ तुम देखो। तुमको समझा रिटेनरशिप क्या होता है? क्लाइंट ऑफिस आदि मेरे नाम से चलेगा, लेकिन चला तुम रहे हो। अंडरस्टूड? मान लो मेरा प्रैक्टिस है और मान लो ये चला रहा है मिस्टर संघवी, अब से पूरा ऑफिस रन वो करेगा, क्लाइंट भी वही हैंडल करेगा, बस जितना भी रिसीट आएगा मैं बोलूंगा संघवी मेरे को 20% ट्रांसफर कर देना मेरे अकाउंट में, और ये पूरा ऑफिस है ना इस बंदे को मिल गया। कुछ समझ में आया? दैट इज अ डेस्टिनी। आप देखो, इसका अभी भी क्वालिफाई नहीं हुआ, ये उसने छोड़ दिया, उसने बोला मेरे को नहीं करना है, और सर्टिफाई करने के लिए हमारा पूरा ग्रुप पड़ा है। बट आप एक चीज नोटिस करना, ही हैज अ गुड नॉलेज, उसने आर्टिकलशिप भी करी है, प्लस उसने सीए फाइनल का क्लासेस भी अच्छे से पढ़ाई करी थी, नहीं हुआ बस उसका। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? लाइफ में देखो कभी क्या अपॉर्चुनिटी आएगी पता नहीं, ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी अराइज हो सकता है। बस मेरा आपसे इतना ही है, जो भी पढ़ो ना जान लगा के पढ़ना। अगर एएस भी पढ़ रहे हो ना, एकदम अच्छे से एएस पढ़ो,
जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं आईडीटी पढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छे से पढ़ना। डीटी, आईडीटी, ऑडिट, एएस, एफएम, ठीक है। कॉस्टिंग तो अपने कुछ काम मतलब पता नहीं, कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चलो ना तुम उसके टीचर को बोलोगे, ठीक है। जो भी है मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप देख लो, जो भी सीए फर्म्स में काम आते हैं। मुझे तो टैक्स और ऑडिट पता है और एएस पता है, एएस काम आते हैं अगर कंपनीज और उन सबका, वो भी इंड है, नॉट एक्चुअली एएस, ठीक है। हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करिए हम आगे। बस तुमको मोटिवेट करने के लिए बोला था मैंने स्टोरी। तो आप देखो लाइफ में अपन क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरा खुद का नहीं मालूम मैं क्या बनूंगा लाइफ में आगे, ठीक है। बस इतना बोलना चाहता हूँ, अपन जो भी करें ना जान लगा के मेहनत करना। आगे कभी क्या अपॉर्चुनिटी राइज होगी तुमको नहीं पता है। आपने इवन फराह खान का भी स्टोरी सुना रहेगा, पता ना, वो फराह खान जो थी, एक दिन वो गाना था, कौन सा मूवी था वो, मूवी का नाम तो मेरे को याद नहीं, वो गाना था पहला नशा पहला खुमार, तुमने गाना सुना या देखा होगा, आमिर खान वाला। उसमें पता है वो जो ऐसा सीन होता है, अगर आपने गाना देखा हो, वो आमिर खान ऐसा बेंच पर बैठ रहता है, फिर ऐसे बुक वुक फाड़ के फेंक देता है, तुम लोग ऐसा मत करना, वो पेज में उड़ा देता है, तुमने देखा हो वो सीन जो था ना, वो फराह खान ने शूट किया है। एक्चुअली वो उसकी जो डायरेक्ट वो जो कोरियोग्राफर थी वो सरोज खान थी, बट उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, सब लोग शूट पर पहुंच गए, आमिर खान पहुंच गया, सब लोग पहुंच गए, बट सरोज खान का ड्राइवर आकर कहता है कि मैडम की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो नहीं आ पाएगी। अब उस टाइम पर एट द सेम टाइम मंसूर अली खान वाज द डायरेक्टर। उसको फराह खान कहती है कि मेरे पास मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि क्या होना चाहिए। आपने अगर वो गाना देखा हो, आमिर खान ऐसा चढ़ता है, वो दीवार पर चढ़ता है, जंप मारता है, उड़ता ही फिरो इन हवाओं में कहीं, शायद वो गाना सुना, वो पूरा कॉन्सेप्ट जो था ना वो फराह खान का था। फराह खान ने बोला वैसे भी देखो सब आ गए, सबको पेमेंट तो देना पड़ेगा, उसमें पर डे बेसिस पर होता है ना सबका शूट का, उसमें बोला मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दो। पूरा सॉन्ग उसे एक दिन में शूट करवाया, एक या 2 दिन में जो भी था शूट करवाया। फिर जब सरोज खान वापस आकर देखते हैं ना, उसने बोला ये गाना इससे जो करा ना वो बेस्ट है। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ फराह खान, शी वॉज प्रिपेयर्ड। कुछ समझा, एक अपॉर्चुनिटी में लोग मिली और देखो उसने ग्रैब कर लिया, तो अपन प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अगर ये मेरा दोस्त बोलता ना मुझे 1 साल का टाइम तो मैं सीख कर आता हूं, तब तक बोलो बाकी 4-5 लोगों को ढूंढ लेता वो भी। अंडरस्टूड, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। हम लोग स्टार्ट करें आगे। इधर देखो, अपना गुड सर्विस में कोई कंफ्यूजन है? तुम ये मत बोला मैंने टाइम वेस्ट करा, मैं तुमको पूछा था, 2 मिनट टाइम वेस्ट करा। मेरे को बोलो मूवेबल प्रॉपर्टी, भाई ऑनलाइन में सब लोग हैं चले गए, बोलो मूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस, बोलो एनीथिंग। ये तुमको मैंने एक बात पूछी दिया, ये पूरा अभी देख देख के बोलो, लेकिन जैसे ये पूरा डेफिनेशन खत्म हो जाएगा बिना देखे बोलना है पूरा, ठीक है ना। बोलो गुड्स मतलब बोलो मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस मीन्स बोलो एनीथिंग, फिर एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स वाला था, और यहां पर यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन वाला था, याद है, एफसीडी सेपरेट कंसिडरेशन। फिर नीचे एक्सक्लूडिंग बोलो मनी सिक्योरिटीज, मनी का एक्सेप्शन बोलो मनी का एक्सेप्शन, ये दोनों मनी के एक्सेप्शन ऊपर है ना दोनों। अब नीचे लास्ट, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, मैंने आपको बेच दिए, सेल ऑफ शेयर्स बाय मी टू यू, हमने श्रवण को शेयर्स बेच दिए, बोलो जीएसटी आएगा या नहीं? सेल ऑफ शेयर्स पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? शेयर्स आर नीदर गुड्स नॉर सर्विस। मैं लिखकर बताऊं, सेल ऑफ बस, सेल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बस गुड्स हैं, तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो यार, लिखना है मेरे को। देखो सेल ऑफ शेयर्स, बोलो शेयर्स जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूं नीचे? नीदर गुड्स नॉर सर्विस लिखना है, चलेगा? बोलो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब बेचने पर जीएसटी। तुमको सिक्योरिटीज क्लियर है? लेकिन अगर मान लो मैंने डायरेक्टली तुमको नहीं बेचा, किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू बेचा, क्या वो कमीशन मांगेगा? तो स्टॉक ब्रोकिंग इज अ सर्विस। अग्री करते हो? और हमारा देखो ये डेफिनेशन हो गया। अब 2 मिनट आप लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, 2 मिनट आप लो, और ये ना सबका एग्जाम्पल सोचो दिमाग में, एग्जाम्पल किसका क्या एग्जाम्पल याद होगा ना तो हर एक प्रोविजन याद आती जाएगी फटाफट कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। हर किसी का एग्जाम्पल सोचना, ऑनलाइन में सब लोग एग्जाम्पल सोचो हर पॉइंट के, मूवेबल, एनीथिंग, हर एक चीज के, और डेफिनेशन याद भी करना। हो गया याद करके? ऑनलाइन में सबका हो गया याद करके? प्रांजलि, आंचल, अक्षता, केया, साहिल, दुर्वा, आपका हो गया याद करके ये पूरा? मैं स्क्रीन चेंज कर दूं? ठीक है, बोलो तुमको पता है वैसे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्या हम लोग इधर हैं अभी, सेक्शन नंबर बोलो 71A, इस पर है हम लोग।
याद है आपको? बोलो, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर। ये तुमको याद। फिर दूसरा कंडीशन, गुड्स और सर्विस और बोथ। 2 मिनट देखो इसको। एक्टिविटीज, शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन सर्कुलर, याद है? थोड़ा बहुत ऐसा 10 पॉइंट है। उधर आ गया नो सप्लाई नो जीएसटी, उधर नहीं आया तो अदरवाइज। अदरवाइज में 3 पार्ट है। पहला बोलो, फॉर अ कंसिडरेशन में कितनी कंडीशन है? 4। अपनी कितनी हो गई? पहली वाली में कोई कंफ्यूजन? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। दूसरा कंडीशन बोलो, गुड्स और सर्विस। इधर देखो मेरे सामने 2 मतलब है, एक एक, फिर 2 इंक्लूजन 2 एक्सक्लूजन। नॉर्मल मीनिंग बोलो, मूवेबल प्रॉपर्टी, एनीथिंग। एक्सक्लूजन बोलो, आधा डेफिनेशन तो याद हो गया। अब मेहनत किस पर करनी है मालूम है? इंक्लूजन पर। वो भी इधर का इंक्लूजन तो याद हो गया रहेगा शायद। बोलो, एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लायर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, इतना ना याद रहे तो देखो ऐसा याद कर लो, मुझे नहीं याद है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ग्रोइंग क्रॉप्स एटसेट्रा विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड, जो कट सीवियर और अग्री टू बी सीवियर। इस साइड आना, सर्विस के साइड, यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन फ्रॉम 1 FCD to another FCD फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। याद है ये? 1 फॉर्म टू अदर, 1 फॉर्म, 1 करेंसी टू अनदर करेंसी, 1 डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन। अच्छा, और क्या था? स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। भाई तुमको, हम लोग इधर है, इधर 71A ऊपर, हम लोग इधर पहुंचे। इधर कोई डाउट है? आगे कितनी कंडीशन बोली तुमने? तीसरी। बोलो, हमारा पहला दूसरा हो गया कंडीशन, तीसरा पढ़ो, फॉर अ कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन का भी कोई मीनिंग होता होगा? बोलो, मतलब कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड। सुनो, किधर पढ़ा था तुमने ये? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी का लॉ। मैंने तुमको बोला था डेफिनेशन कैसे चेक करते हैं। पहला सेम एक्ट, तुम तो एक्ट ही छोड़ दिए। पहला सेम एक्ट याद है? फिर बोलो सिमिलर एक्ट, फिर बोलो कोई स्पेसिफिक या जनरल क्लॉसेस एक्ट, और फिर डिक्शनरी मीनिंग। याद आया कुछ? ठीक है, चलो फिर भी बोलो। कंसिडरेशन में तो तुम क्या समझते हो? क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न, कुछ एक्टिविटी करोगे रिटर्न में कुछ मिलेगा, दैट इज कंसिडरेशन, ऐसे तुम बोल रहे हो। लेकिन क्या यहां पर कंसिडरेशन का कोई डेफिनेशन है? 2 मतलब है, 2 एक्सक्लूजन है, 2 मीनिंग है, 2 एक्सक्लूजन है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? पढ़ो पहला मीनिंग, मनी और अ काइंड। ये मैं किसी को कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, कोई मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा है, ये क्या है? 1 लाख मनी, कंसिडरेशन। मैं किसी को कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, कोई मेरे को आईफोन दे रहा है, काइंड। क्या ये भी कंसिडरेशन है? तुमने सुना मैंने क्या बोला? काइंड वाला भी कंसिडरेशन है, 71A में जाएगा। भाई सुन रहे हो आप? काइंड वाला भी कंसिडरेशन और 71A में ही जाएगा वो, है ना? ठीक है, पहला में कोई डाउट है? मनी, काइंड, ये तो बेसिक है। आगे दूसरा पढ़ो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, फोरबेयर करना, फोरबेरेंस। बोलो, मींस नॉट टू डू समथिंग, कुछ नहीं करना, है ना? नॉट टू डू समथिंग मतलब, वेरी गुड, नॉन कम्पीट अग्रीमेंट्स। मेरे को बोलना कंसिडरेशन का पहला मीनिंग बोलो, मनी और काइंड। दूसरा बोलो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, फोरबेरेंस, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ। इंडिया का वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, सुना है आपने इसका नाम? इंडिया का सबसे ऊंचे में ऊंचा बिल्डिंग कौन सा है? टॉलेस्ट टावर्स? नहीं, इंपेरियल टावर्स जो मुंबई सेंट्रल में। तुम किधर वाला बोल रहे हो? नहीं, आई थिंक तो मुंबई सेंट्रल में जो ट्रेन में से दिखता है, जिसको ट्विन टावर्स भी बोलते हैं, इंपेरियल टावर्स। सर्च कर रहे हो ना गूगल पर? जहां तक मुझे मालूम है इंपेरियल टावर्स हैं शायद। रिसेंटली पिछले कुछ 6 महीने में चेंज हुआ तो पता नहीं, ठीक है, देख लो आप। फिर भी मेरे ख्याल से तो इंपेरियल टावर्स है। इंडिया का सबसे ऊंचे में ऊंचा बिल्डिंग है इंपेरियल टावर्स, जिसको ट्विन टावर्स भी बोलते हैं। मुंबई सेंट्रल जाओगे तो आपको दिखेगा, वो 2 बिल्डिंग है, ठीक है, इंपेरियल टावर्स। इसका आर्किटेक्ट कौन था? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। हाफिज ने इसका डिजाइन ड्रॉ करके दिया, और रिटर्न में मान लो इन लोग उसके लिए इसको मान लो 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं।
ठीक है, 25 करोड़ 50 करोड़ जो भी मिला रहेगा। तुमको क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, इज दिस एक्टिविटी या सप्लाई? एक सेकेंड, हाँ या ना मत बोलो, डायरेक्ट चेक कैसे करोगे वो बोलो। पहला, शेड्यूल 3 आता है ऐसा कुछ? तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आता उधर भी, फिर उधर भी नहीं आता। शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन सर्कुलर में नहीं आता तो अदरवाइज में कहां चेक करोगे? 7(1) या सी? ए क्यों? 25 करोड़ कंसिडरेशन है। आपको समझ में आ रहा है फ्लो? बोलो 7(1) में कितनी कंडीशन है? पहला कंडीशन ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, दूसरा कंडीशन गुड्स और सर्विस और बोथ, तीसरा कंडीशन जो हमारा चल रहा है। 3 कंडीशन तो तुमको आती है। डिजाइन ड्रॉ करना इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? क्या किसी के लिए डिजाइन ड्रॉ करना इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? अग्री करते हो आप? तो बोलो डिजाइन ड्रॉ करके दे रहे हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। 2 कंडीशन हो गई। तीसरा बोलो, क्या मनी है? मनी फॉर अ कंसिडरेशन मनी है, पहला पॉइंट मनी है ना। चौथा कंडीशन बाय अ पर्सन, हाँ वो सब हो रहा है। बोलो कंडीशन हो रही है सारी, एक्टिविटी सप्लाई है अंडर विच सेक्शन? किसी को इसमें कोई डाउट यहां तक? तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में ये नहीं था। अब है ना, जैसे जैसे ही डिजाइन ड्रॉ करके दिया ना, हाफिज को इंपीरियल वालों ने बुलाया और बोला भाई हाफिज तू नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन कर। नॉन कम्पीट अग्रीमेंट, आज के बाद तू किसी और के लिए डिजाइन ड्रॉ नहीं करेगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगले 5 साल तक, अगले 3 साल तक। आज के बाद तू किसी और क्लासेस में नहीं पढ़ाएगा, है ना। कुछ कुछ कोचिंग क्लासेस होते हैं ऐसे सब नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन करवाते हैं। अब देखो अन अकेडमी, पीडब्ल्यू, जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो लोग हमेशा ऐसे नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि आप अगर ऑनलाइन में आ रहे हो तो आप अपनी चैनल चालू नहीं करोगे या अपनी चैनल रन नहीं करोगे, ऐसे सब। ठीक है, जो भी है तो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट है। और मेरे को बोलो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट का अलग से मेरे को 20 करोड़ दिया। और मेरा क्वेश्चन रेड वाले के लिए, ब्लू वाला नहीं है, ब्लू इग्नोर कर दो। बोलो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट करना इट्स अ फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? सर्विस मीन्स कुछ भी। बोलो हाफिज कुछ भी कर रहा है ना, अग्रीमेंट साइन कर रहा है इस कुछ भी। आपको समझा? वाइडर डेफिनेशन है, सब कुछ कवर करना चाहते हैं। बोलो हाफिज जो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन कर रहा है इट इज एनीथिंग अदर देन गुड्स, है ना। 2 कंडीशन हो गई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई कंफ्यूजन है? बोलो 20 करोड़ क्या कंसिडरेशन है? किसमें कवर होगा? मनी, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ 4 बैरेंस, कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है, अग्री करते हो? सप्लाई बन जाएगा अंडर विच सेक्शन? 7(1) भाई जल्दी बोलो। अब एक सेकंड सुनो। अब है ना, शायद आप जैसा, मतलब आप में से कोई ऐसा सोच रहा होगा जैसा मैं सोच रहा हूं कि सर एक बात बोलो, ये 20 करोड़ जो है ये तो एक्चुअली में मनी हो गया, और मनी तो फिर तो फर्स्ट में कवर होना चाहिए, ये अलग से लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा सोच रहे हो? हाँ बोलो ना, मैं भी सोचता है ना। मेरे को बोलो ऐसा अलग से लिखने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि सुनो, व्हाट इज कंसिडरेशन इन जनरल? आप क्या बोले थे? समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ करोगे कुछ रिटर्न में मिलेगा, दैट इज कंसिडरेशन। तुमको पता है इधर तो उल्टा हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा और कुछ रिटर्न में मिल रहा है। तो कोई ये बोल सकता है कोर्ट में जाकर कि ये तो कंसिडरेशन है ही नहीं, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, उल्टा मैं तो वादा करता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। क्या फ्यूचर में लिटिगेशन? देखो ना इंडिया में तो छोटे छोटे बातों पर लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं। हो सकता है कोई 25 करोड़ है बोलो लिटिगेशन में चला जाए। कुछ समझ में आया? और गवर्नमेंट ऐसी चीजें अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने लिख दिया मॉनिटरी वैल्यू ऑफ 4 बैरेंस। अगर ऊपर 4 बैरेंस है उसके लिए मनी या काइंड कुछ भी मिलेगा। बोलो अगर काइंड में मिला तो उसकी मनी वैल्यू निकालेंगे अपन, उसको कंसिडरेशन मानेंगे। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो कंसिडरेशन का मतलब जनरली लोग क्या सोचते हैं मालूम है? कुछ करने पर समथिंग इन रिटर्न मिला, पर यहां तो मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं इसको कंसिडरेशन नहीं मान सकता। कोई ऐसा ऑब्जेक्शन उठा सकता है, इस वजह से गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया भाई मॉनिटरी वैल्यू ऑफ 4 बैरेंस इज अ कंसिडरेशन। कुछ समझा आपको अलग से क्यों लिखना पड़ा? वरना आप लॉजिकली सोचोगे तो इट्स मनी और कुछ नहीं है, मनी में कवर हो जाता है वो। अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें भाई ऑनलाइन में? ठीक है, तो मेरे को बोलना कंसिडरेशन, कोई डाउट है फटाफट बोलो यस और नो। बोलो कंसिडरेशन के कितने मतलब है? 2। पहला बोलो
मनी और अ काइंड, और दूसरा बोलो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फोर बैरेंस। फोर बैरेंस मतलब नॉन कम्पीट अग्रीमेंट का कंसिडरेशन। ठीक है, अब बोलो वो तो स्पेसिफिकली लिखा है, आप ये नहीं बोल सकते समथिंग इन रिटर्न, ये वो कुछ नहीं, कंसिडरेशन है, बात खत्म। ठीक है, अच्छा और मॉनेटरी वैल्यू क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि अगर सामने वाला मान लो कार गिफ्ट में दे रहा है 10 करोड़ की गाड़ी, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, इस वजह से मॉनेटरी वैल्यू लिखा है, मनी नहीं लिखा। ठीक है, एक सेकंड में एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, एक्चुअली इस पॉइंट का नहीं है, वो आगे वाले क्वेश्चन का है। मेरे को बोलो ना, मैंने किसी को 10 रुपए का कॉइन दिया और कोई मेरे को 10 रुपए की नोट दे रहा है, नोट, जीएसटी आएगा या नहीं? क्यों? बोलो, राइट बोल रहे हो, क्योंकि इट इज अ बार्टर ऑफ मनी या फिर ट्रांजेक्शन इन मनी, एंड मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। ये लाइन है ना, मैं तीसरी या चौथी बारी बोल रहा हूं यार, ये ऐसे सब क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देते हैं 2-2 मार्क के। मिस्टर एक्स है, ही गेट एक्सचेंज ऑफ मनी, ऐसे सब कुछ ना कुछ ड्राफ्ट करके देंगे। ठीक है, चलो अब मेरे को बोलना, मैंने किसी को है ना एक कॉइन दिया 10 रुपए का, ठीक है, और ये कॉइन कौन सा था मालूम है? चाणक्य के जमाने का, मतलब तकरीबन 2500 साल पुराना कॉइन, 2200-2300 साल पहले चाणक्य आए थे। बोलो 2300 साल पुराना कॉइन दिया और किसी ने मेरे को इसके रिटर्न में 1 लाख रुपया दिया। क्वेश्चन समझ में आया? अब बोलो जीएसटी क्या लगता है आपको? आएगा। नाउ दिस इज नॉट मनी भाई, इधर ये मनी नहीं है, इट इज नॉट मनी, ये तो गुड्स है। अरे चाणक्य के जमाने का कॉइन लेकर चाय पीने चला गया, उसको दे रहा हूं भाई, ये चाणक्य के जमाने का कॉइन है, मारेगा मेरे को, है ना? कुछ समझ में आ रहा है? बोलो मनी डज नॉट इंक्लूड मनी विच हैज अ न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। क्या बोला मैंने? मनी डज नॉट इंक्लूड मनी विच हैज अ न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। मनी विच हैज, बोलो क्या? विच हैज यू लिखा है वो, न्यूमिस्मेटिक। इसका ट्रांसलेशन मत पूछना प्लीज, मेरे को भी नहीं मालूम। बोलो लाइन क्या है? मनी डज नॉट इंक्लूड, मनी में क्या इंक्लूड नहीं होगा? वो मनी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, मतलब जो चाणक्य के जमाने का है। सोचो महाभारत के टाइम का कॉइन मिला, बोलो आज उसकी वैल्यू करोड़ों लाखों में होगी, है ना? तो वो थोड़ी कुछ मनी मानेंगे भाई, कहीं चाय पीने जाओगे मारेगा वो पकड़ के अपने को। लेकिन आप देखो एंटिक चीजें बिकती हैं, तो क्या उसको गुड्स मानेंगे? हाँ। कुछ समझ में आया तुमको ये? चलो वापस आते हैं हम, हमारा पॉइंट क्या चल रहा था मालूम है तुमको? कंसिडरेशन। ये हमारा कंसिडरेशन चल रहा था। कंसिडरेशन का डेफिनेशन बोलो और आगे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सक्लूजन पढ़ो। ये रिफंडेबल डिपॉजिट कंसिडरेशन है या नहीं है? रिफंडेबल डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है। अग्री करते हो आप? मैंने मेरी दुकान आपको भाड़े पर दी, मैंने मेरी दुकान आप लोगों को भाड़े पर दी, यहां मुलुंड रेलवे स्टेशन के बाजू में दुकान है, डिपॉजिट है 5 लाख, 1 लाख रुपया भाड़ा महीने का। डिपॉजिट कितना है और भाड़ा कितना है? 1 लाख रुपया पर महीना। बोलो इसमें से कंसिडरेशन क्या है? पर मंथ 1 लाख कंसिडरेशन है, तो 5 लाख वो तो रिफंडेबल डिपॉजिट है, वो कंसिडरेशन थोड़ी है, तो लौटाना है। अग्री करते हो आप? ठीक है, तो हमारा हो गया रिफंडेबल डिपॉजिट। कोई डाउट है रिफंडेबल डिपॉजिट पर? और लास्ट बोलो कौन दे रहा है सब्सिडी? अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो बोलो कंसिडरेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा? इधर देखो, मान लो एक सेकंड रुकना, हाँ मेरे को बोलना, मान लो अद्विका जो है, तुम्हारा स्पेलिंग देख लो, अद्विका राइट है? अच्छा, अद्विका जो है वो पीए में जब एडमिशन लेने आई तो उसको बोला गया आपका फीस है, मान लो सीए पानी की बात करते हैं चलो, या जो भी है, 1 लाख रुपया फीस बोला, 1 लाख रुपया। अब है ना अद्विका डिस्काउंट ये सब सोच ही रही थी, तो उसी टाइम पर उसको मैसेज आया कि दोज पीपल हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र एंड जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड सब पर महाराष्ट्र का एड्रेस है, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि हम उनका 60% फीस पे करेंगे। आप कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, जो भी आपको करना हो, लेकिन उसका 60% हम पे करेंगे और 40% आप खुद दे देना। कुछ समझा?
गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, ऐसा होता है, ऐसा बहुत बड़ी गवर्नमेंट हेल्प करती है, ऐसी कुछ है? मान लो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इतना क्यों मतलब वो मेहरबान हो रही है, फिदा है सीएस पर, बोलो आप यू आर वर्किंग लाइक एन एजेंट, तुम गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करने वाले हो, तो गवर्नमेंट तुमसे खुशी होगी ना। ये अलग बात है कि करंट गवर्नमेंट सीएस से खुश नहीं है, ठीक है, तुमने एक्सप्रेशन नहीं दिया। जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, दे आर नॉट हैप्पी विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमने सुना होगा। करंट गवर्नमेंट को एंटी-सीए गवर्नमेंट बोला जाता है, शायद हमारी कभी बात हुई उस पर, है ना। करंट गवर्नमेंट को बोला जाता है एंटी-सीए गवर्नमेंट। इसमें देखो एनएफआरए लेकर आए और कितनी मगजमारियां लेकर आए। फिलहाल तो वापस आते हैं, बोलो इस केस में जीएसटी किस पर आएगा? 40 पर आएगा, ये 60 पर नहीं आएगा क्या? क्यों? ये वो तो गवर्नमेंट दे रही है, उसके पास से जीएसटी मांगकर वापस उसी को दोगे क्या? नहीं, तो 40 पर जीएसटी आएगा। अंडरस्टूड? गवर्नमेंट के पैसे पर नहीं। अग्री करते हो आप? सब लोग सुन तो रहे हो ना? कोई डाउट है इसमें? दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसमें कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो मीत आया एडमिशन लेने, और मीत जो है उसकी भी फीस बोली गई 1 लाख रुपया, लेकिन मान लो मीत जो है ही वॉज बॉर्न इन ब्रॉट अप इन राजस्थान, यहाँ खाली पढ़ाई करने आया, तो बोलो उसके लिए वो डिस्काउंट वाला स्कीम नॉट एप्लीकेबल, वो खाली महाराष्ट्र के लोगों के लिए है ना। तो बोलो मीत के लिए ऐसा कोई स्कीम नहीं है। लेकिन है ना, मीत को मैंने बोला, मीत कह रहा सर मेरे को भी तो कोई डिस्काउंट दो। मैंने बोला देख भाई मीत, मान लो मीत जो है वो भी इस्कॉन का फॉलोअर है, ठीक है, इस्कॉन तुमने सुना होगा, तो इस्कॉन का फॉलोअर है। इस्कॉन जो है वो दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट ट्रस्ट में आता है। बोलो इस्कॉन जो है वो कह रहा है ठीक है हम आपका 60 को ट्रस्ट हेल्प करते हैं, बोलो 60,000 देने को रेडी है, और मीत को कितना देना है? 40,000। अब बोलो जीएसटी किस पर आएगा? बोलो 16 तो 60 पर आएगा क्या? वो गवर्नमेंट थोड़ी, वो तो ट्रस्ट है भाई, गवर्नमेंट से लेकर गवर्नमेंट को देना तो नहीं आता, ये तो सबने ट्रस्ट है। क्या अब पूरा जीएसटी पूरे 1 लाख ऊपर आएगा? हाँ, जीएसटी पूरे 1 लाख रुपीज आप उसके ऊपर आएगा। देखो जरा ये कौन सब्सिडी या कुछ हेल्प कर रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा? गवर्नमेंट। नीचे होता है एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तुमको ये क्लियर है? हमारा इसी के साथ बोलो 7(1) की 3 कंडीशन हो गई। देखो जरा 2 मिनट इसको ध्यान से, हो गया देख के भाई, हो गया याद करके? बोलो क्या पढ़ रहे हैं हम? सेक्शन कितनी कंडीशन है टोटल? पहला बोलो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, इसका मीनिंग बोलो। डायरेक्ट बोल दिया, बीच में एक वर्ड है सच एज। सच एज, एक सेकंड, सच एज वर्ड होना चाहिए, वो नहीं होगा तो उसका मतलब कुछ और ही निकल आ जाएगा। अगर तुमने मीन्स या इज लिख दिया तो उसका मतलब एग्जॉस्टिव हो गया। याद रखना, सच एज वर्ड को भूलना मत, ठीक है। इंक्लूड लिख दो, मेरे ख्याल से गलत तो नहीं देना चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं, क्योंकि वर्ड तो एक्चुअली में सच एज है। लॉजिकली इंक्लूड एंड सच एज सेम ही है ना। बोलो सच एज सेल ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज रेंटल, लाइसेंस डिस्पोजल, याद रहेगा ये। उसके बाद दूसरा कंडीशन बोलो ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। गुड्स का मीनिंग बोलो मूवेबल, सर्विस एनीथिंग। 2 इंक्लूजन बोलो एक्शनेबल पेमेंट, ग्रोइंग क्रॉप्स वाला, इधर इंक्लूजन बोलो यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन फ्रॉम 1 एफसीडी टू फॉर विच, और दोनों में एक्सक्लूजन बोलो मनी सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी। याद है ये 2 कंडीशन हो गए। तीसरा बोलो फॉर अ कंसिडरेशन, 2 मीनिंग है 2 एक्सक्लूजन है, 2 मीनिंग बोलो और एक्सक्लूजन बोलो। अच्छा, मॉनिटरी वैल्यू फॉर बैलेंस और एक्सक्लूजन बोलो रिफंडेबल डिपॉजिट एंड सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट कंसिडरेशन है या नहीं है, उस पर जीएसटी। सब्सिडी फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उस पर जीएसटी आएगा, वो कंसिडरेशन है ना भाई। हमारा कितना कंडीशन हो गया? चौथा कंडीशन पढ़ना, बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। पहला क्वेश्चन तुम्हारा डीटी में पर्सन हुआ रहेगा 231 पर्सन। बोलो डीटी में कितने पर्सन होते हैं? 7। आईडीटी में 8। डीटी वाले बोलो 7।
ठीक है, और इधर देखो, तुम रुको तो सही 2 मिनट, देखा तुमने? ठीक है, मेरे को बोलना डीटी में कितने पर्सन है? 7, आईडीटी में 8। डीटी वाले पहले 4 बोलो, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी, और फिर बोलो एओपी, लोकल अथॉरिटी और एजेपी, है ना? टोटल कितने हो गए? क्या गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी? क्या गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी? भाई ऑनलाइन में तुम लोग बोलो तो हाँ ही ना, उससे तो बता रहा हूं। बोलो, हु विल पे टैक्स? पर्सन विल पे टैक्स, इनको ही टैक्स देना है ना। बोलो, गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी? यस। क्या गवर्नमेंट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? क्या स्टेट गवर्नमेंट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? क्या बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी म्युनिसिपैलिटी इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? यस। म्युनिसिपैलिटी किधर आती है? ये म्युनिसिपैलिटी इज नॉट अ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी इज अ लोकल अथॉरिटी, है ना भाई। 30% फ्लैट टैक्स ऐसे सब आता था, 12% किधर? क्या लोकल अथॉरिटी? ये रहा, ठीक है। 1 करोड़ के ऊपर 12% से जाने दो सर। मेरे को बोलना वापस आते, छोड़ो। मेरे को बोलो, तुमको ये इतने में गवर्नमेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो डीटी और डीटी में डिफरेंस किधर है? गवर्नमेंट में 7 और 8 पॉइंट याद रहेंगे। बोलो, हम वैसे पढ़ के रहे मालूम है तुमको? सेक्शन, और चौथा कंडीशन क्या था? 12%। बोलो पर्सन कितने हैं? 8, सबसे पहला। अच्छा, तुम्हारा ये सब हो गया तो अपन डिटेल में किसी पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में फटाफट बोल देता हूं इन सब का। हम खाली गवर्नमेंट पर डिस्कशन करेंगे, वो एक नया पॉइंट है। बोलो, इंडिविजुअल मतलब मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स। इंडिविजुअल का तो मतलब पूछ रहा हूं तो अगर मैरिड रहेगा तो नहीं। नेचुरल पर्सन, यस, नेचुरल पर्सन, आप में हम सब। ये इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन, आप में हम सब, ऑल क्रिएटेड बाय नेचर, ठीक है। तो मेरे को बोला चुपचाप सुनो तुम, मेरे को बोलो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन। कोई डाउट इसमें? क्या हम लोगों को टैक्स देना है? वी आर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। क्या माइनर चाइल्ड को टैक्स देना है? माइनर, क्या माइनर इंडिविजुअल है? क्या माइनर इज लायबल टू पे टैक्स? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक मूवी आई, एक सेकेंड मैं पूछ तो लूं पहले। एक मूवी आई थी तारे जमी पर, उसमें एक छोटा एक्टर था दरशील सफारी, उस बच्चे का नाम तारे जमी पर देखी है? तारे जमी पर, आमिर खान, बहुत पुराना मूवी है। उसमें एक छोटा बच्चा रहता है दरशील सफारी। एक सीरियल आती थी बहुत सालों पहले, बालिका वधू, उसमें एक छोटी बच्ची रहती थी, वो अविका गौर आनंदी करके ऐसा कुछ नाम था, अविका गौर। सुनो ना इधर, फिर तो मेरे को बोलना हो गया, मेरे को बोलो अविका घोर, दरशील सफारी को मूवी में काम करेगा 50-60 लाख रुपए मिला, और कोई मूवी में छोटे बच्चे थे, मुझे देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोलो क्या लगता है? माइनर्स आर लायबल टू पे टैक्स? अरे तो तभी तो टैक्स आएगा ना, इनकम ही नहीं तो टैक्स कौन मांगने आएगा? क्या आदमी का, तुम चाय पियोगी? बुरे इफ दे आर अर्निंग इनकम, यार इनकम आएगी तो ही टैक्स आएगा ना, इनकम नहीं तो टैक्स कौन मांगने आता है? बोलो, मैं इधर मुलुंड के कहीं, मान लो मुलुंड में कहीं एकदम दूर कहीं, मान लो झोपड़े में रहता हूं, क्या मेरे को कोई टैक्स मांगने आने वाला है? नहीं, इनकम होगी तो ही टैक्स मांगेंगे ना। खैर, मेरे को बोलो इंडिविजुअल का मतलब बोलो नेचुरल पर्सन। क्या माइनर इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? यस, है ना, माइनर्स आर लायबल टू पे इनकम टैक्स। डेफिनेटली कोई भी होगा तो माइनर की तरफ बोल रही हो, कोई भी पर्सन इनकम कमाएगा तो ही टैक्स आएगा, है ना। किसी को इंडिविजुअल में कोई डाउट है? अच्छा, फिर बोलो नेक्स्ट कौन सा है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कर्ता, कोपार्सनर, मितक्षरा, दया भागा, पता नहीं क्या क्या था, ठीक है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार खाली मॉड्यूल से रीड करके रखना, क्योंकि लोग बहुत बारी ना एमसीक्यू में पूछते हैं मितक्षरा दया भागा, उसमें वो कुछ है ना, वो विडो पार्टीशन मांग सकती है, नहीं मांग सकती, वो वाला कुछ पॉइंट जो वो लोग पूछते रहते हैं बहुत बारी, ठीक है। मॉड्यूल में दिया है, एक बार रीड कर लेना, खाली बीटी के मॉड्यूल में दिया है। बोलो इंडिविजुअल में कोई डाउट है? एचयूएफ। नेक्स्ट बोलो फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी और अ कंपनी, ठीक है, फर्म कंपनी। मेरे को बोलो, अगर हम लोग सब लोग बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, बोलो क्या रजिस्टर करें? हम लोग सब लोग बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, बोलो क्या रजिस्टर करें? कोई भी बिजनेस, मान लो कुर्ती की दुकान खोलने जा रहे हैं, जल्दी बोलो, मेरे को जाना है, 5 बजेंगे तो मैं चला जाऊंगा। बोलो, या तो पार्टनरशिप फर्म या तो कंपनी,
अरे या तो पार्टनरशिप फर्म या तो कंपनी, बोलो क्या रजिस्टर करना चाहोगे? डिपेंड करता है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी। बोलो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या है? 30%। कंपनी का बोलो, गरीब कंपनी है 400 करोड़ के नीचे और अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है, 25%। बोलो तो अब ये टैक्स रेट सुन के क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? कंपनी, कंपनी। लेकिन बोलो इधर मगजमारी क्या होगा मन में? आरओसी के कंप्लायंस। तो कंपनी का टैक्स रेट कम है लेकिन आरओसी के कंप्लायंस होंगे, बट उधर बोलो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट ज्यादा है भाई, तुमको 5% कम लग रहा होगा, लेकिन बोलो 5% भी है ना, 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख का टैक्स चला गया एक्स्ट्रा, करेक्ट ना? तो अपन बोलो कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। अगर हाँ आरओसी के कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है तो फिर तो फॉर्म रजिस्टर करा लो, है ना? फॉर्म कंपनी दोनों लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं। कोई डाउट है फॉर्म कंपनी में? बोलो एओपी और बीओआई क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बोलो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है एओपी बीओआई? जल्दी बोलो फटाफट, तुम्हारा हुआ है ना? बोलो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, है ना? लोग साथ में आएंगे फॉर अ कॉमन पर्पस। क्या मॉड्यूल पढ़ते हो तुम लोग? मॉड्यूल पढ़ते हो कि नहीं? वेरी गुड, चलो। अच्छा देखो, लॉजिकली एओपी बीओआई क्या होता है? लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। बोलो क्या रजिस्ट्रेशन कराऊं? लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म फर्म और अ कंपनी। शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है, शॉर्ट टर्म एओपी बीओआई जॉइंट वेंचर्स। पहला डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, मान लो एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करना है, जॉइंट वेंचर। बोलो रजिस्ट्रेशन क्या करूं? एज एन एओपी बीओआई। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अच्छा अगर मान लो जॉइंट वेंचर है ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, बोलो पार्टनरशिप फर्म कंपनी है एओपी बीओआई? एओपी बीओआई प्रिसाइसली बोलो, एओपी या बीओआई? बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ए भी इंडिविजुअल है, बी भी इंडिविजुअल है, सी भी इंडिविजुअल है। अगर सभी के सभी लोग इंडिविजुअल है तो अपन क्या फॉर्म करेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना? दूसरा क्वेश्चन, जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रहे हैं, तुम लोग बोर नहीं हो रहे ना? एक्स लिमिटेड, ए जेड एंड एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, और मान लो मिस्टर वाई। बोलो भाई ये क्या है? ये क्या है? कंपनी। ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है? इंडिविजुअल। और ये सब मिलकर क्या बनेगा? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और तुमको पता है पर्सन कितने हैं? 8। इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी बीओआई में फर्क समझ में आता है? तो मेरे को बोलना, वापस आते हैं, बोलो लॉन्ग टर्म वाली होगी तो क्या रजिस्ट्रेशन करोगे? फर्म और अ कंपनी, फर्म और अ कंपनी। शॉर्ट टर्म वाली होगी तो एओपी बीओआई। कोई डाउट है इसमें? शॉर्ट टर्म वाला होगा तो एओपी बीओआई। तुमको ये बेसिक डिफरेंस याद रहेगा। दूसरा, क्या इधर खाली शॉर्ट टर्म वाले लोग आएंगे या इधर लॉन्ग टर्म वाले भी आएंगे? मैं किधर की बात कर रहा हूं? एओपी बीओआई की। क्या उधर खाली शॉर्ट टर्म वाले लोग आएंगे या लॉन्ग टर्म वाले भी आते हैं? लॉन्ग टर्म वाले भी आते हैं। शॉर्ट टर्म वाला मतलब क्या होता है? जॉइंट वेंचर्स। शॉर्ट टर्म वाला मतलब बोलो जॉइंट वेंचर, और लॉन्ग टर्म वाला मतलब बोलो एग्जांपल सोसाइटी। अरे फॉर्म तो ऊपर चली गई ना। आपका हाउसिंग सोसाइटी, बोलो अपना सोसाइटी है गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी। मेरे को बोलो गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी, क्या कर रहे हो तुम? पार्टनरशिप फर्म खोल रखी है, कंपनी है? दोनों नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला इंस्टीट्यूट है, लॉन्ग टर्म वाली ऑर्गेनाइजेशन है। बोलो हम गोकुल धाम सोसाइटी, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे? एओपी बीओआई। तुमको समझ में आ रहा है? देखो ना समझना तो दोनों बोल दो, एओपी बीओआई। बट अगर मैं बोलूं हमारी सोसाइटी में सभी के सभी फ्लैट के ओनर्स इंडिविजुअल ही हैं तो इट्स अ बीओआई। लेकिन मान लो सोसाइटी में कोई एक है, मान लो जो है एचयूएफ, हो सकता है कोई एक है, कंपनी ने घर खरीद के रखा है। कंपनी घर क्यों खरीद रही है? अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट देने। कुछ समझा? कंपनी परक्विजिट देती है, अकोमोडेशन फैसिलिटी। बोलो उस केस में क्या बनेगा? वो एओपी। वैसे पूरा का पूरा इनकम टैक्स और पूरा जीएसटी एओपी बीओआई के लिए सेम है, कोई फर्क नहीं है। तुमको कोई डाउट है इसमें सोसाइटी में? ठीक है, सोसाइटी। क्लब, क्लब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन कमिंग टुगेदर, वो अपना फैसिलिटीज और उन सब के लिए क्लब। मेरे को बोलना क्लब क्या है? पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी खोल रखी है,
अगेन बोलो वो भी क्या है, एओपीबीवाई। बट क्लब शॉर्ट टर्म वाला होता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। तो एक्चुअली में देखो एओपीबीवाई में दो लोग आते हैं, एक जॉइंट वेंचर और दूसरा ऐसे लोग जो ऊपर नहीं आ सकते, वो है लॉन्ग टर्म वाले, लेकिन फर्म कंपनी नहीं बोलोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, एओपीबीवाई। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इवन ट्रस्ट भी क्या होते हैं, एओपीबीवाई ट्रस्ट। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, बालाजी बोलो, है ना, या फिर अपना सिद्धिविनायक देवस्थानम, या फिर हरमंदिर साहिब जी, जितने भी भगवान की प्लेसेस हैं अक्रॉस इंडिया। तुमको ये समझ में आया? कोई डाउट है भाई? आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो गए हो। अंडरस्टूड? बोलो पार्टनरशिप, फर्म और कंपनी में कोई कंफ्यूजन है? हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं, या तो फर्म या तो कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन आरओसी, टैक्स रेट, ये सब। अच्छा मेरे को बोलना, लेकिन अगर मान लो फर्म कंपनी नहीं हो सकता, जैसे मान लो जॉइंट वेंचर है तो एओपीबीवाई होगा, या तो मान लो सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट है तो भी एओपीबीवाई होगा। अंडरस्टूड? अच्छा क्लब की मेंबरशिप कौन लेता है? या तो इंडिविजुअल, या तो एचयूएफ, या तो कंपनीज। इवन कंपनीज भी लेती हैं। रिलायंस क्या करेगा मालूम है, क्लब का मेंबरशिप लेगा और अपने डायरेक्टर को यूज करने देगा। अंडरस्टूड? क्लब का मेंबरशिप खर्चा वो कर रहा है, लेकिन बोलो डायरेक्टर यूज कर रहा है, एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं। सब तुमको ना डीटी में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में, परक्विजिट्स में आता है ये सब, तो तुमको और क्लैरिटी आएगी। बट फिलहाल तो वापस आते हैं। बोलो ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी, इन सबको क्या ट्रीट करते हैं, एओपीबीवाई। कुछ समझ में आया? अगर अंदर सभी ट्रस्टीज इंडिविजुअल हैं, या तो क्लब और सोसाइटी में सभी के सभी मेंबर इंडिविजुअल हैं, तो इट्स ए बीओआई। अगर अदरवाइज कोई भी एक नॉन इंडिविजुअल निकला तो इट्स एओपी। ना समझे तो बोल दो एओपीबीवाई। क्यों? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स जीएसटी सेम है एओपी के लिए और बीओआई के लिए, इवन एजेपी के लिए भी। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, एओपी, बीओआई एंड एजेपी, इन तीनों के लिए पूरा डीटी आईडीटी सेम है। सुन रहे हो सब लोग? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बोलो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई। आई होप ये तो बहुत अच्छे से समझा रहेगा। लोकल अथॉरिटी बोलो, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये सब। और लास्ट बोलो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये वो जुडिशियल नहीं है, जुरिडिकल है। स्पेलिंग देखो आप, वो जुडिशियल नहीं है। बहुत लोग है ना उसको जुडिशियल लिख देते हैं। ऑलमोस्ट लॉजिकली तो दोनों सेम है, रिलेटेड टू लॉ। बट वर्डिंग्स अगर आप लॉ पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी के लॉ पढ़ोगे, तो वहां जुडिशियल वर्ड नहीं है, जुरिडिकल वर्ड है। जुरी होती है, रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, मेरे को बोलना कैसा वाला पर्सन है वो, आर्टिफिशियल। आप कैसे हो? आप नेचुरल पर्सन हो, तो नीचे कौन आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बोलो, फॉर एग्जाम्पल बोलो, आया ना ऊपर ट्रस्ट। कुछ टीचर्स या कुछ ऑथर जो हैं, जो लोग एक्चुअली में एजेपी में इवन टेंपल को कवर करते हैं, बट मैं उससे अग्री नहीं करता। टेंपल इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दे हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। उन्हें ट्रस्ट फॉर्म करा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम उसको एओपी बोल दो या एजीपी बोल दो, पूरा डीटीआईडीटी सेम है। ठीक है, बट मेरा ओपिनियन है जो ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्ट वो क्या ट्रीट होते हैं, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ट्रस्टीज उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अग्री करते हो आप? तो कुछ समझा मैंने क्या बोला? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कौन, भगवान। मैं नहीं कह रहा, इनकम टैक्स का लॉ कहता है। टेंपल और भगवान में फर्क है ना, टेंपल और भगवान में फर्क है। मैं बताता हूं कैसे। अब मान लो नीचे ना, मान लो अपना बिल्डिंग से बाहर मैं बोलूं तो भाई चलेगा, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले, मान लो है ना नीचे एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे ना, अब है ना मैंने क्या करा मालूम है, मान लो साईं बाबा का या गणपति बाबा का जाकर एक मूर्ति रख दिया। अब आते जाते लोग पैर छू के जाते हैं, है ना, इंडिया में बोलो ऐसे होता है, अपन पैर छूते जाते रहते हैं। ऐसा मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। तो पैर छूते जाते रहते हैं ऐसे, अब है ना मतलब हाथ पैर जोड़ के रहते हैं। अब है ना मेरे को बोलो, उधर से आते जाते मैंने देखा अच्छा खासे लोग उधर प्रेयर करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या करा मालूम है, कुछ लोगों ने मिलकर अंदर छोटा सा मंदिर बना दिया, है ना, और फिर कुछ लोगों ने कुछ मन्नत वन्नत मांगी रहेगी और हो गया वो पूरा, तो कुछ लोगों ने बोर्ड लगा दिया, इच्छापूर्ति साईं मंदिर, इच्छापूर्ति गणेश मंदिर, है ना, जो मांगो मिल जाएगा। होता है ऐसा, देखो ना वो लोग होता है ना, ये इस पर्टिकुलर प्लेस पर जाना, इधर जो मांगेगा वो मिलता है। ठीक है, अब लोग ऐसा मानते हैं। इधर देखो, डू नॉट आस्क मी फॉर माई ओपिनियन, डू नॉट ड्रैग मी इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। सुनो, तो अब है ना किसी ने बोर्ड मार दिया। अब मैंने मान लो फोन करा और मैंने बोला भाई मेरे को छुट्टी चाहिए एवरी ट्यूसडे, मेरे को एवरी ट्यूसडे
मुझे या एवरी थर्सडे मेरे को नहीं लेना है, लेक्चर नहीं लेना है, एवरी थर्सडे बोलो मैं पंडित बन के बैठ जाता हूँ उधर, है ना। और मैंने जितने भी बैचेस से सब लोग जगह अनाउंस कर दिया कि इधर जो मांगो वो मिलता है, ठीक है। मेरा इवन रैंक जो मेरे आए थे वो भी उधर ही मांग कर आए थे, ठीक है। तो अब बोलो हर बैचेस में हर जगह ये मतलब बात फैल गई कि भाई इधर जो मांगो मिलता है। अब बोलो मैं पंडित बन के बैठता हूँ एवरी थर्सडे, बोलो तुम लोग हर एक जन आता है, मैं पूछता हूँ पास होना है रैंक लाना है, ठीक है। तो मान लो कोई कहता है सर पास होना है, ठीक है, 500 डाल डोनेशन बॉक्स में। कोई बोल रहा है सर रैंक लाना है, तेरा 1500, 3 गुना पैसा। भाई रैंक के लिए ज्यादा, बोलो ऐसे करके अच्छे खासे पैसे जमा हो रहे हैं, है ना। हो सकता है ऐसा कुछ। मान लो किसी दिन अपने इधर मंदिर पर मान लो कोई बंदा आया, मान लो ऋषभ आया। अब ऋषभ जो था, मैंने जैसे ही बैच में बोला ऋषभ अपने पेरेंट्स को लेकर आ गया, वो कहता है सर पापा जो मांगते उधर मिलता है, सर हमारे सर बोल रहे थे। अब बोलो मुझे लेटर ऑन पता चला उसके फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते। मेरे को बोलो अब मैंने बोला इधर सर 1500 रुपए चढ़ाना है, ऐसा वैसा। नेक्स्ट डे पता चला उसके फादर टीम लेकर आ गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पूछ रहे हैं डोनेशन बॉक्स खोलो कितने पैसे हैं। बॉक्स खोला, उसमें थोड़े बहुत पैसे निकले। बोला कितने साल से मंदिर है? हमने सुना है 4-5 साल से इधर ये मंदिर है। बोलो बाकी के पैसे किधर हैं? मैंने बोला सर वो पीछे एक दुकान जगह भाड़े पर लिए, पूरा गोनी भर के पैसा उधर जमा करके रखा है ना। मैं तो उधर मैंने ऐसा काम करता हूँ। मेरे को बोला इस पर इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा? मैंने बोला सर मेरा नहीं है ये पैसा, ये तो भगवान का है। मैं तो खुद जॉब कर रहा हूँ, एक दिन का 25,000 रुपये सैलरी देता हूँ, खाली महीने में 4 दिन आता हूँ, लाख रुपए महीने का सैलरी देता हूँ, एकदम ईमानदार आदमी। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, देखो ये हो सकता है ना। बाकी मेरा कुछ नहीं है, अंदर से करोड़ों रुपए निकले। बोलो किसका पैसा ये सब? भगवान का। इज भगवान लायबल टू पे टैक्स? ना बोल रहे लोग। बोलो यस। आर्टिफिशियल पर्सन हमारे सिलेबस में नहीं है आगे, बट उस पर सेक्शन 115 बीबीसी लगती है, 30% टैक्स आता है, एनोनिमस डोनेशन। बट फिलहाल मेरा क्वेश्चन वो सब नहीं है। मेरे को बोलो क्या भगवान लायबल टू पे टैक्स है? आपने अयोध्या डिस्प्यूट सुना हो, ठीक है, राम मंदिर वाला, क्या आपने शायद वहां सुना हो? इवन राम लल्ला, भगवान वॉज वन हिमसेल्फ वॉज अ क्लेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। भगवान प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे थे। होता क्या, मैं केस फाइल करूंगा भगवान के बिहाफ पर, भगवान नीचे आकर केस नहीं फाइल करने वाले। अंडरस्टूड? और वहां पर बोलो ये जितने भी केसेस चलते रहते हैं, बोलो अगर कहीं किसी केस में अगर भगवान को ऐसा मतलब अगर पर्सन है केस फाइलर या कुछ है, तो बोलो उसको क्या ट्रीट करते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। दुनिया बनाने वाला कोई होगा, किताबों में लिखा है, कोई एविडेंस थोड़ी ना उसका। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। कुछ समझ में आया तुमको? भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तुमको आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझ में आया? मेरे को बोलो अब एक छोटा सा डाउट है, जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना मंदिर वाला, ये कैसे मंदिर है? अनरजिस्टर्ड भगवान है ना। आप देखो, अरे रोड पर छोटे मंदिर होते हैं, रोड पर छोटे मंदिर या मजारें होती है, देखा मजार होती है छोटी सी, क्या मान लो छोटा जो भी भगवान में आप मानते हो, छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन बोलो कोई बड़ा मंदिर है जो रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट फॉर्म करके रखा है, नाउ इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आप भी एग्री करोगे? फर्क समझा? तो टेंपल एक्चुअली जो आप टेंपल बोल रहे हो, टेंपल नहीं आएगा यहाँ, वैसे भी आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि भगवान होगा। तुमको ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा नेक्स्ट बोलो आर्टिफिशियल, और ऊपर से क्या लिखा है? जुडिकल। इवन जुडिकल पर्सन भी यहाँ आएंगे। जुडिकल मतलब बोलो रिलेटेड टू लॉ। आईसीएआई, आईसीआई कोई एओपीबीवाई नहीं है, इट्स अ जुडिकल इंस्टीट्यूशन। उसका लॉ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, है ना, सी एक्ट 1949, मुंबई यूनिवर्सिटी, एजेपी। हाँ एलआईसी भी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, बिकॉज वो कोई एओपीबीवाई नहीं है, उसका एलआईसी एक्ट है उसका। हाँ लिस्टेड हो गया। वो कंपनी, अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, अगर कोई कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो बात खत्म ना, फिर तो कंपनी है। बट वो जनरली पूछ रहा है, एलआईसी पहले यहाँ आ रही थी, जीआईसी इधर आएगा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मैं क्या बोल रहा था? आईसीआई। बोलो मुंबई यूनिवर्सिटी, क्या ये सब आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है? तुमको समझा मैंने क्या बोला? अच्छा आपकी कॉलेज, बोलो तुमको समझ में आ रहा है ये सब? मेरे को बोलो हमारी जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग योर कॉलेजेस, बोलो ये सब क्या होते हैं? एजेपी। ये सब भले उसने ट्रस्ट फॉर्म करके रखा है, अगर ट्रस्ट फॉर्म करके रखा है तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे एसवी केम, श्री विलेपाले केलवड़ी मंडल, है ना। तो फिर बोलो उसमें क्या होगा? ट्रस्ट है तो एओपीबीवाई। वैसे मैं बोलता हूँ एओपीबी और एजेपी का दोनों के लिए पूरा का पूरा टैक्स का लॉ सेम है ना। लेकिन बोलो मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सब क्या ये किसी एक्ट से काम करती हैं? बोलो कोई कॉपी करते हुए पकड़ा गया, मेरे को बोलो क्या करेंगे? निकाल देंगे। मान लो कलश जो है, कलश ना, हाँ कलश, मेरे को बोलो कलश कॉपी कर रहा था, बोलो क्या करेंगे? गेट आउट फ्रॉम द क्लासरूम? नहीं ना। हाँ बोले लोग, वार्निंग देते हैं वो लोग, है ना। वो लोग जहां तक मुझे मालूम है, सुनो, पहले वार्निंग देंगे, है ना,
मे बी आप यहाँ पर सीधे बैठो, ऐसा पीछे बैठो, ऐसे वैसे कुछ बोलो। अरे यार बोलो, वैसे कुछ बोलेंगे। फिर अदरवाइज बोलो सेकंड टाइम भी कॉपी कर रहा है, बोलो थोड़ा झाड़ देगी वो इंग्लिश में, आई स्नैच योर पेपर फलाना दिखना ऐसे जब, है ना, ऐसे कुछ तो भाषण देते हैं वो लोग, है ना, ऐसे कुछ होगा। लेकिन मान लो सुन ही नहीं रहा है, बोलो निकाल देंगे, है ना। बट जरूरी नहीं कि वो लोग बार बार वार्निंग है, वो एक आध बार वार्निंग देके फिर स्टैम्प मार देते हैं हॉल टिकट पर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, वो बाद में इंस्टा पर मैसेज करता है, सर मेरे को स्टैम्प मार के दे दिया, ये अभी क्या होगा? मैं बोलता हूँ अभी कुछ नहीं होगा, आप अगला अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर। एक बच्चा था, वो दूसरे को एमसीक्यू दिखा रहा था और टीचर को लगा कॉपी कर रहे हैं, उसको स्टैम्प मार के दे दिया था। और मैं उसको बोला तेरे को कौन बोल रहा है, वो अच्छा स्कॉलर बंदा था। उसको बाद में सेकंड टाइम जब उसे दिया वो पास हो गया, उस दूसरे पेपर में उसको ऐसा हो गया कि वो स्टैम्प मारना मतलब मार के दे दिया था। बट खैर उसका तो उसने डेलॉइट ज्वाइन कर दिया आर्टिकलशिप के लिए, उसको मिल गया था सेकंड, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में भी दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर थे, तो पता नहीं उसको, अदरवाइज वो लोग जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को लेते थे, अब तो सबको लेते हैं वो लोग डेलॉइट बिग फोर में। ठीक है, वापस आते हैं अपन अपने टॉपिक पर। मेरे को बोलो कोई डाउट है तुमको? क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, यूनिवर्सिटीज बोलो ये सब किसी एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, है ना। ये स्टैम्प मार रहे हैं, ये सब कहाँ लिखा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में। कोई डाउट है इन सब में? उसके बाद लास्ट बोलो गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी? ना बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी? क्या गवर्नमेंट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? किसी को 1 to 7 में कोई कंफ्यूजन है? 1 to 7 ऑनलाइन में किसी को 1 to 7 में कोई डाउट है? 1 to 7 8 इधर देखो, मेरे को बोलना, हम लोग आगे बात करें अब। सुनो, मेरे को बोलो तुम ऐड दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट सोनी टीवी पर, बोलो सोनी पर ऐड आ रही है, तुमने उसका पैसा दे दिया, कौन हो तुम? लेट्स से इन्फोसिस, बोलो इन्फोसिस पेमेंट कर रहा है, बोलो सोनी, क्या सोनी इज लायबल टू पे जीएसटी? सामने वाले से मांग कर देना है ना, टैक्स लगेगा यार। सप्लाई है ना 718, चेक कर लो, सारी कंडीशन हो रही है अब तो। दूसरा क्वेश्चन, दूरदर्शन पर ऐड दे रहे हो, दूरदर्शन, बोलो इन्फोसिस ने दूरदर्शन पर एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है, बोलो दूरदर्शन किसका है? गवर्नमेंट का है। क्या गवर्नमेंट इज लायबल टू पे जीएसटी? वैसे भी खुद की जेब से नहीं जा रहा है, इन्फोसिस से मांग कर देना है। कुछ समझा तुमको? ठीक है। दूसरा मेरे को बोलो कुरियर, क्या कुरियर वाले की सर्विस ऊपर जीएसटी लगता है? अगर कुरियर वाले पर लगता है तो मेरे को बोलना, कुरियर वाले के बाद मेरे को बोलो पोस्ट ऑफिस, बोलो पोस्ट ऑफिस क्या लगता है? लगेगा उधर भी। ये अगर प्राइवेट सेक्टर, देखो मेन लॉजिक क्या है इनका अच्छा पोस्ट ऑफिस किसका है? गवर्नमेंट का है। बोलो मेन लॉजिक क्या है इसका ये बोलने का? अगर प्राइवेट सेक्टर टैक्सेबल है तो बोलो गवर्नमेंट सेक्टर भी टैक्सेबल होना चाहिए। वो अगर मान लो यहां नहीं होगा तो बोलो तुम कहां कुरियर करने जाओगे? पोस्ट ऑफिस में। कोई कुरियर वाले के पास क्यों जाए? अरे 18 रुपए बचेगा, ये मान लो ये बोल रहे 100 + 18, और अगर यहां जीएसटी नहीं आता तो यहां 100 रुपीज होगा। एक कुरियर का 18 रुपए बच रहा है, एक महीने में मान लो सीए फर्म है या लॉयर की फर्म है 1000 प्रिंट आउट भेज रहे हैं एक महीने में, 1000 प्रिंट आउट क्लाइंट्स को कुरियर कर देते हैं, तो बोलो 18,000 बच गया, 3-4 आर्टिकल का सैलरी आ जाएगा, है ना? अग्री करते हो आप? कोई कंफ्यूजन? तो बोलो क्या इधर भी जीएसटी लगा देंगे, है ना भाई? कोई डाउट है इनमें? बोलो रेलवे किसकी होती है? रेलवे में जहां तक मुझे मालूम है प्राइवेट प्लेयर्स ना के बराबर होते हैं, बट क्या अदानी की प्राइवेट रेलवे है? हाँ, और वो क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आप इन द स्टेट ऑफ गुजरात, एक प्लेस है कच्छ करके, वहां कभी गए हो कोई, तो कच्छ में देखना मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट से अदानी की प्राइवेट रेलवे चलती हैं। आप देखो ना, आप अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन आप गए रहोगे, आप देखा अंकलेश्वर के बाहर ना बड़े बड़े वो कंटेनर्स पड़े रहते हैं, और मैं छोटा था ना स्कूल में, तब से मैं सोचता था इधर कंटेनर्स क्यों रखे हैं, क्योंकि कंटेनर्स तो पोर्ट ऊपर होते हैं, ये तो रेलवे स्टेशन है। तो होता क्या है, गवर्नमेंट ने ना अलाउ करा है, व्हेन मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह ने अलाउ करा था अदानी को, ठीक है, कि आप अपनी प्राइवेट रेलवे लगा लो, प्राइवेट रेलवे, ये ब्लू वाली प्राइवेट रेलवे है, ठीक है, टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और बाद में आगे तो गवर्नमेंट की रेलवे चलेगी। कुछ समझा? अदानी को ऐसे बहुत सारे पोर्ट वालों को अलाउ करा है, पोर्ट वालों को। गुजरात में जहां तक मुझे मालूम है 2 को तो पक्का अलाउड है, एक अदानी की रेलवे है,
और एक पीपावाव करके एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ पीपावाव इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इन दोनों को, पीपावाव पहले बहुत फेमस पोर्ट हुआ करता था, इन दोनों को अलाउ करा है कि आप अपनी खुद की रेलवे लाइन लगवा लो। रीजन क्या है? क्योंकि देखो वहां दूसरा रास्ता ट्रक है, और ट्रक में बोलो बार बार रोड डैमेज होगा, बारिश के मौसम में ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं होगा एज कंपेयर टू रेलवे, ऊपर से पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से अलाउ कर दिया। तो बोलो क्या अदानी की प्राइवेट रेलवेज हैं? तो बोलो अगर वो है तो बोलो गवर्नमेंट की मालगाड़ी, एक गवर्नमेंट की मालगाड़ी होती है, देखा है वो कॉनकॉर लिखा होता है इस पर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बोलो गवर्नमेंट अगर ये काम करेगा, इंडियन रेलवेज, बोलो इधर भी जीएसटी आएगा। तुमको ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इन सब में? आपको ये क्लियर है? देखो इन सबको। अच्छा, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना, इन लोगों ने जीएसटी का जब लॉ बनाया, इन्होंने बोला चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या ना हो, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पर हमेशा जीएसटी आएगा। फॉर एग्जांपल लाइसेंस, बोलो जनरली लाइसेंस कौन देता है? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, फिर भी बोलो जीएसटी आता है, खाली एक लाइसेंस छोड़ के, अल्कोहलिक लिकर। बोलो तुमको गवर्नमेंट वाला क्लियर है? जो करंट गवर्नमेंट है वो टैक्स न्यूट्रल है, बस हमको टैक्स चाहिए। लॉजिक क्या तेले में कुछ समझा तुमको? भाई डीटी में कितने परसेंट है? आईडीटी में 8% है, ठीक है ना? ये ऐसा मैं कुछ पॉइंट्स पर है ना आपको कंपेयर कराते रहूंगा डीटी आईडीटी, और भगवान करे तुम्हारा डीटी बहुत आगे खत्म हो जाए 5 है, तो अपन बहुत सारे पॉइंट पर बहुत इंटरलिंक करेंगे कि डीटी में ऐसा होता है, देखो इसके एंगल से। फिलहाल तो बोलो इसमें कोई डाउट है? वैसे तुमको याद है हम पढ़ क्या रहे थे? सेक्शन 7(1)(a), बोलो 4 कंडीशन। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, इधर फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, है ना? पर्सन तक हो गया हमारा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बोलो, सच एज सेल ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज रेंटल, लाइसेंस डिस्पोजल। याद है थोड़ा बहुत भी ये? डिस्पोजल, एसेट बेचना, आउटवर्ड का टैक्स, फाइनेंस इनवर्ड का टैक्स, ऐसे बहुत सारी बातें हुई थी। दूसरा बोलो गुड्स और सर्विस, याद है? मैं बोल नहीं रहा, याद है वो दो एक्सक्लूशन, घर पे जाते थे मन में बोल देना एक बार खुद को। फिर बोलो कंसिडरेशन के 2 मतलब बोलो, मनी काइंड एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फोरबेरेंस। एक्सक्लूजन 2 है, रिफंडेबल डिपॉजिट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, याद है ऐसा? और बाय अ पर्सन, बोलो कितने पर्सन होते हैं? नया कुछ बोलो, गवर्नमेंट, बाकी 7 उधर है ना? आई होप सबका मीनिंग भी क्लियर है। बाय अ पर्सन। अब लास्ट एक छोटी सी बात बोल दो, जब मेरा जब भी लेक्चर रहेगा ना, इन जनरल अगर मेरा इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होता तो तुम समझ के चलना 5-10 मिनट तो एक्स्ट्रा ही रहेगा अपना लेक्चर, तो मेरे पास बहुत कंटेंट है डिस्कस करने के लिए। तुम जिस दिन बोर हो जाओ ना, मेरे को बोल देना सर इतना नहीं पढ़ना, तो मैं समझ के आऊंगा भाई ये फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है ना? आप देखो अगर मैं यहाँ चाहता तो अपन स्किप कर देते, इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म कंपनी तुमने पढ़ाई डीटी में, डायरेक्ट गवर्नमेंट पर बात कर, बट हमने वो थोड़ा बहुत तो तुमको एडवांटेजेस लगा रहेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ ये सब डिस्कस करके, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। मेरे को बोलना एक लास्ट क्वेश्चन पूछने, फिर अपन जाते हैं, पक्का जा रहे हैं। देखो मेरे को बोलो मेरी कुर्ती की दुकान है, मैं कुर्ती बेचता हूं, पर्सन हूं मैं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं? इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरे को बोलो कुर्ती की दुकान वाला इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या बेचता है? कुर्ती। क्रोमा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या बेचता है? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। मेरे को बोलना प्रोफेशनल अकेडमी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या देता है? पीवीआर सिनेमाज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या दे रहा है? एग्जीबिशन ऑफ मूवी या पॉपकॉर्न, ये सब चीजें बेच रहा है। तुमको कोर्स ऑफ बिजनेस समझ में आया? जो जनरली अपन काम करते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अंडरस्टूड? मेरे को बोलो प्रोफेशनल अकेडमी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या करती है? कोचिंग सर्विस, ये एजुकेशन, ये कोचिंग एजुकेशन तुम्हारी स्कूल कॉलेज में मिलता है, वो एजुकेशन होता है, एजुकेशन पर टैक्स नहीं होता, कोचिंग पर टैक्स होता है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना? क्या पूछ रहा था मैं उसके पहले? हाँ, मेरे को बोलो प्रोफेशनल अकेडमी, पीए वाले लोग बोलो ये लोग क्या कर रहे हैं? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोचिंग। इन्होंने एसेट बेच दिया। पहला क्वेश्चन, एसेट बेचने पर जीएसटी आता है या नहीं? आता है। बोलो एसेट बेचना इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस? तुमको समझा? फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। अगर कोई भी बंदा अगर एसेट बेच देगा ना, एसेट, बोलो इट इज इन फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, है ना? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन ड्रॉ कर रहा है, आपको बोलना कोर्स या फर्दरेंस? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन किया, इन फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, फिर इन द कोर्स और फर्दरेंस। कोई कंफ्यूजन?
आपकी मम्मी बोल रहा हूँ, मम्मी कोई काम नहीं करती, मतलब हाउस वाइफ है ऐसा बोल रहा मैं, ठीक है, उसका कोई बिजनेस विजनेस नहीं है, मम्मी खाली घर का काम करती है। मेरे को बोलना आपकी मदर या मेरी मदर जो भी है, मम्मी ने टीवी बेच दिया बाजू वाली आंटी को। अरे घर पे, एक सेकंड, घर पे एक पुराना वाला टीवी पड़ा था घर पे, देखो ना अपनी मम्मी लोग होता है ना स्मार्ट होते हैं, वो लोग कुछ भी चीजें बेच के ही आते हैं, है ना। अपने को लगता है इसका कोई कुछ नहीं देने वाला, हाँ होता है ऐसा, है ना। अपने को लगेगा इसका 1000 को नहीं देगा, वो 3-4 हजार, और कुछ लेने जाओ तो इतना सस्ते में वो बोलेगा 1000 रुपया, मम्मी बोलेगी 100 रुपया, ये तो बहुत ज्यादा बोल रही है तुम। और मैं कभी कभार मेरी मम्मी पर भड़क जाता हूँ, तू क्या बोल रही है, वो 1000 बोले तो 100 बोल रही है, होता है वो। और अब मम्मी बोलती तेरे को समझ, और वो सामने वाला दे भी देता है, बहुत बारी ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बारी होता है। खैर तो मेरे को बोलना अपनी मम्मी जो है, मेरी मम्मी ने टीवी बेच दी बाजू वाली आंटी को 5000 रुपए में, शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन सर्कुलर या अदरवाइज। मम्मी टीवी बाजू वाली आंटी ऐसा कुछ आता है, शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन नहीं, अदरवाइज 71A या 71C। ए क्यों? कंसिडरेशन, 4 कंडीशन, पहला बोलो, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर अ बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। बोलो मम्मी ने टीवी बेच दी, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ हो रहा है ना। तीसरा, फॉर अ कंसिडरेशन, मम्मी पर्सन है, बोलो सप्लाई, 71A में सप्लाई है या नहीं है? कितने लोग बोल रहे हो नहीं है? क्यों? मम्मी का बिजनेस ही नहीं है। मम्मी पर्सन है हाँ, बट इट इज नीदर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर इन फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस की बात ही किधर है, मम्मी तो हाउसवाइफ है ना। बोलो पापा ने अपनी पर्सनल कार बेच दी, पापा ने अपनी पर्सनल कार बेच दी, मर्सिडीज खरीदी थी 2 करोड़ की, आज बेच दी 50 लाख रुपए में, फिर भी जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज अगेन इट इज नीदर इन द कोर्स नॉर इन फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। मम्मी स्टॉक ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग का फ्रेंचाइज लेकर बैठी है मम्मी। बोलो मम्मी की ऑफिस में टीवी है, वो टीवी बेच दिया, इट इज इन फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। अग्री करते हो? ये इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अगर पर्सनल एसेट बेचा ना, नहीं आएगा जीएसटी। चौथा कंडीशन नहीं होगा, कुछ समझा तुमको? लेकिन अगर बिजनेस का एसेट बेचा तो आएगा। चौथा कंडीशन हो रहा है, इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। कोई कंफ्यूजन? बिजनेस का एसेट, स्टॉक इन ट्रेड बेचा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बाकी एसेट बेचा फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। स्टॉक इन ट्रेड, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट बेचा तो फर्दरेंस। समझा मैंने क्या बोला या कंफ्यूज हो गए? किसी को 71A में कोई डाउट है? हम जा रहे हैं, जल्दी बोलो भाई। ऑनलाइन में कोई डाउट है? किया, साहिल, अक्षता, आंचल, प्रांजलि, इधर देखो जल्दी से बोलो। सबसे पहला किधर चेक करेंगे? शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन सर्क्यूलर, नो सप्लाई नो जीएसटी। उधर नहीं मिला तो बोलो सबसे पहला सेक्शन नंबर बोलो। 4 कंडीशन है, मैं नहीं बोल रहा, कल बोलेंगे अपन, कल है ना अपना लेक्चर। कल क्या है? नहीं सैटरडे है ना, कल संडे वाला लेक्चर है नहीं, वो अनाउंसमेंट होगा, देखो तुम, ठीक है ना। नहीं मैं एक्चुअली यहाँ एसोसिएटेड हूँ खाली मंडे टू थर्सडे के लिए, ये वीक में टाइम टेबल शायद वो मिस्टेक से बन गया, तो इस वजह से मैंने बोला ठीक है चलो जाने दो अभी, तो उनको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है। फिलहाल तो भाई श्रेया इधर देखो आप, श्रेया जो भी है इधर देखो ना, कोई डाउट है इन सब में? हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हम लोग बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना भाई किसी को कि इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है मेरे को? गुड सर्विस, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, यो क्या क्या बताते रहता है, नहीं ना, वो सब है। अगर आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तुमको ये सब मिलेगा। चलो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है भाई ऑनलाइन में। चलो बाय एवरीवन। साहिल, किया, अक्षता, आंचल, प्रांजलि, बाय साहिल। तुम्हारा लिखना रह गया ना? ठीक है कल लिखते हैं। बाय किया, बाय अक्षता। चलो मैं एंड कर रहा हूं।